स्वागत आपका इस प्यारे से प्लेटफॉर्म पे। क्या हाल चाल। तो भैया आ गया है वो समय जब आपके दिल की धड़कनें बढ़ चुकी हैं और वो दिल की धड़कनें मुझे तक सुनाई दे रही हैं। सुननी मुझे आपके दिल की धड़कनें नहीं है, सुनाना आपको गणित है। तो भैया देखो, अगर आपको डर लग रहा है तो बहुत अच्छी बात है, लगना चाहिए। अब आगे सुनो हम क्या करने वाले हैं। हम आपके उस डर को ख़त्म करने वाले हैं। देखो भाई साहब, सीधी सीधी मुद्दे की बात। आज हम आए हैं आपके बीच में पूरी गणित को रिवाइज करवाने। ठीक है, क्या करने? रिवाइज करने। आपकी गणित को ऐसा रिवाइज करवाएंगे कि आप भी कहोगे भाई साहब गुरुदेव मजा आ गया। ठीक है, तो रिवाइज कराने से पहले सबसे पहले हमको ये समझना पड़ेगा कि सिलेबस में है क्या क्या हमारे। तो पूरी मैथ को मैंने डिवाइड किया है 7 यूनिट में। पहली यूनिट ट्रिग्नोमेट्री, जिसके अंदर बहुत सारे चैप्टर हैं। फिर अलजेब्रा बहुत सारे चैप्टर हैं। 2D बहुत सारे चैप्टर हैं। कैलकुलस बहुत है। 3D वेक्टर हल्का है। स्टैट्स प्रोबेबिलिटी भारी है। MND यारी है। ठीक है, MND मतलब मयंक द्विवेदी नहीं, मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट। ये है हमारा कुल सिलेबस। देखो बेटा, मैं आपको सीधा बता रहा हूँ, इन 7 यूनिट में से किसी की भी 4 से 5 यूनिट तैयार है तो वो बहुत बढ़िया है, स्कोर कर देगा एग्जाम में, मुझे पक्का भरोसा है। ठीक है, तो ज़रूरी नहीं कि सातों के सातों यूनिट आपकी तैयार हो तभी आप अच्छा पेपर कर पाओगे। अगर आपकी मान लीजिए 7 में से 4 यूनिट भी तैयार हैं तब भी आप अच्छा स्कोर कर लोगे अगर आपने कायदे से रिवाइज किया होगा तो। ठीक है, तो एक बार जितने लोग लाइव आ चुके हो, दिल और आग लाइव चैट में भर दो, जय हिंद लिख दो और शुरुआत करते हैं आज की इस प्यारी सी क्लास की। आज इस क्लास में मेरा इंटेंट बहुत सिंपल सा होने वाला है यार। देखो, मेरा इंटेंट बहुत सिंपल सा होने वाला। मैं एक चैप्टर दिमाग में रखूंगा, उस चैप्टर में मैं लिखना शुरू करूंगा, मैं लिखूंगा भी, पढ़ाऊंगा भी, और खट 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 खट। देखो, मैंने यूनिट वाइज आपको महापाठशाला करा रखी है, चाहे ट्रिग्नोमेट्री की हो, अलजेब्रा की हो, 2D की पूरी रात करवाई थी। ठीक है, कैलकुलस की करवा दी थी, वेक्टर थोड़ा सा कम करवाया था, स्टैट्स करवाया था पहले, प्रोबेबिलिटी करवा चुका हूँ, MND करवा चुका हूँ। मतलब मैं अपने लेवल पे सब कुछ आपको पूरा थ्योरी क्वेश्चन करवा चुका हूँ। आज फिर क्या होने वाला है, आज गमागम सुपर फास्ट स्पीड में रिविजन होगा बस। ठीक है, तो चलिए, आर यू गाइज तैयार? अगर आप तैयार हो तो लिख दीजिए सर यस सर वी आर तैयार। लिख दो वी आर तैयार। अबे यार 16 तारीख आ गई यार, है पता नहीं चला। चलो आओ शुरू करते हैं। चलो, तो सबसे पहले नोट्स खोलते हैं ये वाले, और पहले ये वाले खोले, पहले वाले खोलते हैं। पहले खोलते हैं बढ़िया वाले नोट्स। तो पहचान रही होगी, इस नोट्स के बिना कैसे हमारा दिन पूरा होगा। तो मैथ्स जुगाड़ से मयंक सर BBR, ये नोट्स खोलते हैं। ये नोट्स आपको दिखे, बस ये बहुत बड़ी बात है। ठीक है, ये नोट्स आपको दिखने चाहिए। तो द्विघात समीकरण से शुरुआत हो रही है। नोट्स दिख रहे हैं? हाँ दिख रहा है, बहुत प्यारी बात है। ये नोट्स आपको पहली बार तो मिलेंगे नहीं ये बहुत खास नोट्स हैं। ठीक है, हाँ, बट ये है कि आप मेरे साथ रिवीजन कर सकते हैं, इसमें सारी चीज़ें कंपाइल्ड है। ठीक है, तो रिवीजन शुरू करें। चलिए शुरू करते हैं रिवीजन। तो वही देखो, द्विघात समीकरण होती है ax² + bx + c = 0। इसके सम ऑफ रूट्स होते हैं अल्फा + बीटा, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स होते हैं अल्फा बीटा। अब अगर हमारे पास रूट्स अल्फा बीटा ऑलरेडी गिवन हो और हमको इक्वेशन बनानी हो तो हम फॉर्मूला यूज करते हैं x² - α + बीटा x + अल्फा बीटा = 0। एक मिनट रुको, मैं जो बता रहा हूँ इसे आप एक रफ कॉपी में लिखते चलो। ठीक है, स्क्रीनशॉट तो आप बाद में ले भी लोगे यूट्यूब को फिर से देखकर, पर लिखते चलो तो आसानी रहेगी आपके लिए। ठीक है, ये मत करिएगा कि अभी देख रहे हैं फिर बाद में लिखेंगे, नहीं, एक साथ। तो भाई देखो, द्विघात समीकरण में सबसे पहले अब आया हमारा सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, यानी मूलों का योगफल और मूलों का गुणनफल। उसके बाद आया फॉर्मेशन ऑफ द्विघात समीकरण, यानी अगर हमें मूल दिए हों, अगर हमें रूट्स दिए हों और इक्वेशन फॉर्म करनी हो तो x² - α + बीटा x + अल्फा बीटा होते हैं। अगर मान लीजिए आपके एग्जाम में कभी ऐसा हो कि 1 रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज कॉम्प्लेक्स और इरेशनल फॉर्म, यानी अगर आपको 2 रूट्स दिया है तो आप इक्वेशन आसानी से फॉर्म कर लेंगे इस तरह से। पर अगर आपको मान लीजिए सिर्फ 1 रूट दिया हो तो कैसे करेंगे? तो 1 रूट दिया होगा तो क्या होगा, वो हमेशा या तो कॉम्प्लेक्स की फॉर्म का होगा या तो इरेशनल फॉर्म का होगा, या तो कॉम्प्लेक्स की फॉर्म का होगा या तो इरेशनल फॉर्म का होगा। जैसे अगर मान लीजिए 1 रूट दिया हुआ है a + ib, 1 रूट दिया हुआ है a + ib, तो दूसरा क्या होगा, इसका कॉन्जुगेट a - ib। अगर एक दिया हुआ है 2 + 3i, दूसरा क्या होगा 2 - 3i। अगर एक दिया है इरेशनल यानी 2 + √3, तो दूसरा क्या होगा 2 - √3। ये तो तुमको पता है ना कि इसे इरेशनल बोलते हैं, इसे कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। हाँ बेटा, बिन पूछे मेरा नाम और पता। तो ये हो गई कहानी। ठीक है, अब कुछ बेसिक क्लास 10वीं के रिजल्ट हैं जो आपको याद होने चाहिए, वो मैं खोल रहा हूँ। इनको जल्दी जल्दी अगर आपके पास नोट है, जैसे आपको आते होंगे कि मैंने अलजेब्रा पढ़ाया था, बहुत डिटेल में पढ़ाया था इसको। ठीक है, चलिए, अल्फा - बीटा मतलब अगर आपको देखो, अगर आपके पास 2 चीज़ें हों, कोई द्विघात समीकरण दी हुई हो
उसकी हेल्प से किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की हेल्प में आप अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा निकाल सकते हो। अब अगर आपके पास अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा है, अब आप उनकी हेल्प से अल्फा माइनस बीटा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, अल्फा 4 प्लस बीटा 4, अल्फा 5 प्लस बीटा 5, अल्फा 1 बाय अल्फा स्क्वायर प्लस 1 बाय बीटा स्क्वायर, इतनी सारे रिजल्ट्स आप निकाल सकते हैं। ठीक है, इतने सारे रिजल्ट्स आप निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले मैं चाहूंगा कि सारे रिजल्ट्स आप एक बार अपने आप लिख लीजिए, जिसकी प्रैक्टिस हो जाए जल्दी से। पीडीएफ दिख रही होगी सबको? पीडीएफ साफ दिख रही है बेटा, पीडीएफ साफ दिख रही है। हाँ जतिन, तुमको मैं गायब करता हूँ दुनिया से, चलो हटो। एक बार सब लोग बेटा लिख दीजिए, हाउ इज द जोश, हाउ इज द जोश, जोश कैसा है जनाब का। जितने लोग लाइव आ चुके हो सेशन को लाइक कर दो, सेशन को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के बीच में, क्योंकि आज का सेशन बहुत बढ़िया होने वाला है। मैं बहुत तेजी से सुपर फास्ट स्पीड में पूरा रिवाइज करवाने वाला हूं, फायदा बहुत होगा, इसलिए जल्दी से इसको शेयर कर दो सेशन को। चलिए जल्दी से नोट कर लीजिए, जल्दी से सारा बेटा अपने आप रिजल्ट नोट कर लो एक बार, कि मान लो अगर अल्फा 4 बीटा 4 निकालना हो तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, सर ये कहाँ से आएगा, ये यहाँ से आएगा, है ना। तो सारी चीज़ें आपको जल्दी जल्दी नोट करनी है। ये अल्फा बीटा का स्क्वायर लिखा है बेटा, अल्फा बीटा स्क्वायर नहीं लिखा है, अल्फा बीटा का स्क्वायर पूरे का। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड वेरी गुड। स्पायर गेमर्स, ठीक है बेटा, ठीक है, वेरी गुड गुड, लव यू लव यू लव यू लव यू लव यू लव यू। चलिए, तो मैं मान के चल रहा हूँ आपने इतना नोट कर लिया होगा। अब बढ़ते हैं आगे। देखो ऐसा लिखो कि अब आज के बाद लिखना ना पड़े, खमा 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 लिखना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब जैसे बहुत छोटी छोटी बातें हैं वो आपको जरूर आनी चाहिए, जैसे अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर क्या होता है, 4 अल्फा बीटा। सिमिलरली अगर अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर प्लस अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर होता, इन दोनों का अगर ऐसे होता तब क्या होता, ट्वाइस ऑफ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। ये दोनों ही बातें आपको पता होनी चाहिए बहुत तेजी के साथ, कि अगर आपको अल्फा प्लस बीटा और अल्फा माइनस बीटा पता है और आपको अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर निकालना है तो आप बहुत आराम से निकाल सकते हैं। चलिए, अब यार अगर कोई द्विघात समीकरण है, हमको उसके रूट्स निकालने हैं तो हमको मेथड चाहिए होगा। तो एक होता है मिड फैक्टर मेथड, पर वो स्पेसिफिक स्पेशल केसेस में लगता है। हमको चाहिए दूसरा केस, क्या, श्रीधराचार्य फॉर्मूला, श्रीधराचार्य फॉर्मूला, श्रीधराचार्य फॉर्मूला। अब ये क्या होता है, x बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट के अंदर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय 2a, x बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट के अंदर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय 2a। बेटा ये वो फॉर्मूला है जिससे कोई भी द्विघात समीकरण के रूट्स आप निकाल सकते हैं, किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स आप निकाल सकते हैं। ये वो श्रीधराचार्य फॉर्मूला है। अब श्रीधराचार्य फॉर्मूला आ गया। यार देखो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर वो होती है उसके नेचर, और नेचर यानी प्रकृति, वो कैसे दिखाते हैं। उसके लिए हमको निकालना पड़ता है डी। क्या निकालना पड़ता है, डी, डी एज एन बी स्क्वायर माइनस 4ac। डी को बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट। क्या बोलते हैं, डिस्क्रिमिनेंट। हाँ देखो बेटा, थोड़ा मैं तेज पढ़ा रहा हूँ इसलिए क्योंकि सब चीज़ें मैं बहुत बार पढ़ा चुका हूँ यूट्यूब पे, मतलब अभी लग रहा है रिपीट, अभी मैंने कुछ दिन पहले ही पढ़ाया था ऐसा लग रहा है, ठीक है। तो मैं इसे थोड़ा तेज पढ़ाऊंगा, ठीक है। आप लोग देखो, जो बच्चा सीरियस पढ़ने वाला है उसे तो मज़ा बहुत आएगा, और जो नहीं है उसे समझ में थोड़ा कम आएगा। मैं पहले बोल दे रहा हूँ। सेशन को एक बार लाइक कर दो बेटा, क्योंकि जब मेरी गाड़ी भागती है मैं खुद भूल लेता हूँ लाइक बोलने के लिए, तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। और रिवीजन करिए, ये लास्ट रिवीजन है बेटा, है ना। उसके बाद रिवीजन नहीं करना आपको, इसके करना ही नहीं पड़ेगा, मैं ऐसा पढ़ाऊंगा छप जाएगा दिमाग में। तो 3 पॉसिबिलिटी है, अगर डी पॉजिटिव होता है रूट्स रियल एंड डिस्टिंक्ट, अगर डी नेगेटिव होता है तो रूट्स इमेजिनरी, अगर डी 0 होता है तो रूट्स रियल एंड इक्वल। ये तीनों ही पॉसिबिलिटी आपको याद होनी चाहिए। चलिए, फिर आता है ग्राफ। ग्राफिकली इंटरपोज आपको बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए कि देखो ग्राफ आपको बहुत अच्छे से क्लियर ये होना चाहिए कि अगर जो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c का ग्राफ होता है, अगर a एक्स स्क्वायर जो कोफिशिएंट है वो पॉजिटिव है तो ग्राफ हमेशा अपवर्ड बनेगा, और अगर वो नेगेटिव है तो ग्राफ हमेशा डाउनवर्ड बनेगा। ये बेटा अपवर्ड कब बनेगा, जब हमारा एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट पॉजिटिव होगा, और डाउनवर्ड कब बनेगा, जब नेगेटिव होगा। तो बेटा जब हमारा ऊपर की तरफ ग्राफ बनना है तो मिनिमा एग्जिस्ट कर रहा है। क्या एग्जिस्ट कर रहा है, मिनिमा एग्जिस्ट कर रहा है। और जब नीचे की तरफ ग्राफ बनना है क्या एग्जिस्ट कर रहा है, मैक्सिमा कर रहा है, ठीक है। डी पॉजिटिव, डी 0, डी लेस देन 0, ये तीनों कहानी आपको बहुत अच्छी तरीके से क्लियर होनी ही चाहिए। एक चीज याद रखना कि जब ग्राफ ऊपर की तरफ होता है तो मिनिमा एग्जिस्ट करता है, मैक्सिमा नहीं करता, एंड वाइस वर्सा। अब मिनिमा और मैक्सिमा आ तो गया,
इसको निकालने के लिए फॉर्मूला चाहिए होगा। वो फॉर्मूला क्या होता है? वो फॉर्मूला होता है 4ac माइनस बी स्क्वायर अपॉन 4a, 4ac माइनस बी स्क्वायर अपॉन 4a, 4ac माइनस बी स्क्वायर बाय 4a। एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, जल्दी से बताओ उसका मिनिमम क्या आएगा। 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3 बराबर 0। बताइए इसका मिनिमम क्या आएगा जल्दी से। जल्दी से बताओ उसका मिनिमम क्या आएगा, बहुत तेजी के साथ, बहुत तेजी के साथ बताओ इसका मिनिमम क्या आएगा, बहुत तेजी से बताओ उसका मिनिमम क्या आएगा। अब की बार एनडीए पार विद बीबीआर के साथ। थैंक यू सो मच इनक्रेडिबल टेक। सत्यम मिश्रा इंग्लिश में, बेटा मैं हिंदी कहाँ उतार रहा हूँ, इंग्लिश उतार रहा हूँ। -1/8, -1/8 आपका आंसर आएगा इसका, ठीक है। एक बच्चे का 34 के कुछ आ रहा था, तो जो गांजा मारता है बेटा रोज ना मारा करो, कभी कभी मारा करो। आइए कुछ और बहुत बेसिक से रिजल्ट हैं जो आपको याद होने चाहिए हमेशा, वो ये है। हाँ, जैसे अगर हमको x प्लस 1/xa दिया हो, अगर हमको x प्लस 1/xa दिया हो और हमें x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर पूछा गया हो, या x क्यूब प्लस 1/x क्यूब पूछा गया हो। अगर स्क्वायर पूछा गया है तो a स्क्वायर माइनस 2 है, अगर क्यूब पूछा गया है तो a क्यूब माइनस 3 है, अगर 4 पूछा गया है तो a स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर -2। ये तीनों ही फॉर्मूले आपको लर्न होने चाहिए बेटा। क्या क्वेश्चन है, क्वेश्चन को मैं रिपीट कर रहा हूं। अगर आपके क्वेश्चन में x प्लस 1/x गिवन हो और आपसे x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर पूछ रहा हो, x क्यूब प्लस 1/x क्यूब पूछ रहा हो, x4 प्लस 1/x 4 पूछ रहा हो, या कुछ भी और पूछ रहा हो, तो आपको वैल्यू याद होनी चाहिए, ठीक है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे अगर मान लो x प्लस 1/x हमको गिवन है 5 और हमसे कहा जा रहा है कि x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इसकी वैल्यू क्या होगी, तो आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना, जो दिया है उसका स्क्वायर कर दो और उसमें से 2 को माइनस कर दो, हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। सिमिलरली x क्यूब निकालना हो, x4 निकालना हो, x5 निकालना हो, x6 सब निकाल सकते हो। अब यहाँ पे मैं एक और इंपॉर्टेंट रिजल्ट बताता हूँ जो मैं अमूमन नहीं लिखवाता हूँ, इस बार लिखवा रहा हूँ, मेरा मन कर रहा है लिखवाने का। अगर ये a दिया हो और आपसे इसकी वैल्यू पूछ रहा हो, अगर माइनस में दिया हो उसके लिए पूछ रहा हो, तो बेटा ये बताओ जब प्लस में था तब क्या कहते हैं, a स्क्वायर -2, तो माइनस में क्या करेंगे, a स्क्वायर प्लस 2। अगर क्यूब हो मान लो, तब क्या करेंगे, a क्यूब, तब क्या था -3 है, अब क्या हो जाएगा +3 है। तो ये फॉर्मूले भी आपको लर्न रखने की ज़रूरत है बहुत ज़्यादा, कि सारे साइन हल्के चेंज होते हैं, माइनस का प्लस होता है, ठीक है। अब यहीं पे मैं एक चीज़ आपको और बताता हूँ। जैसे मान लीजिए दे दिया जाए आपसे कि x की पावर 4 प्लस 1/x4 बराबर दे दिया गया, क्या दे दिया गया 527। तो आप में से कोई बच्चा ऐसा है क्या जो निकाल दे इसकी वैल्यू, ये दिया हुआ है और ये निकाल दो, मैं मान जाऊंगा तुम भौकाल हो, इस बार भौकाल हो तुम फाड़ दोगे इस बार। भैया मैं नेपाल से हूँ, हाँ वैभव पांडे मैं समझ गया, तो PDF कोई नहीं है, मैं PDF आज शेयर करूँगा फिर से, चलो ठीक है। कल एग्ज़ाम है गुरुजी, कुछ नया कैसे करें, क्यों नया करना है अंकित, नया करना ही नहीं है। चलो शशांक पांडे देखते हैं। तो देखिए बहुत सिंपल सी बात है, जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है आपको कुछ नहीं करना, x4 दिया है ना और x पूछा है, हाँ 2 बार आपको करना है। पहले एक बार +2 करिए, जो भी आए उसका स्क्वायर रूट ले लीजिए, पहला स्टेप। 527 + 2 कितना हो गया 529, स्क्वायर रूट ले लिया कितना आया 23। अब जो भी आया है फिर से इसमें +2 करिए और इसका स्क्वायर रूट ले लीजिए, कितना आ गया 5, ये लो आंसर आ गया। जो दिया हो +2 करो स्क्वायर रूट लो, आ गया। फिर जो दिया हो +2 करो स्क्वायर रूट लो, आंसर आ गया। ये 2 चरणों में क्यों हुआ, पहले x4 से x स्क्वायर, फिर x स्क्वायर से x, ऐसे ये हो गए काम खत्म। चलो यहाँ तक की कहानी एकदम अच्छी तरीके से आपकी खत्म होती है, ठीक है। अब एक छोटा सा रिजल्ट और इसके ऊपर इंपॉर्टेंट है, वो भी डिस्कस कर देता हूँ। वो क्या कि अगर x प्लस 1/x दिया हो आपको 2 cos थीटा और आपसे पूछा जाए कोई भी पावर दे दी जाए, तो क्या हो जाएगा 2 cos n थीटा। ये रिजल्ट आपको याद रखना चाहिए, काफ़ी बार एग्जाम में आया हुआ है। जैसे मान लीजिए पूछ लिया जाए 1/2 x⁴ प्लस 1/x⁴, इसकी वैल्यू क्या आएगी, अगर
क्वेश्चन में क्या है, अगर x प्लस 1/x 2 cos थीटा है तो 1/2 x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 की वैल्यू क्या होगी? बताओ सभी लोग। बिन पूछे मेरा नाम और पता, रस्मों को रख के परे। क्या होगी? तो इसकी वैल्यू हो जाएगी भाई, अगर n है तो n थीटा है, तो 4 है तो क्या हो जाएगा 4 थीटा। सर आपने 2 लगाना भूल गए, बेटा भूले नहीं है, वो 2 वहां डाल दिया उन्होंने सरों ने, तो इसलिए cos 4 थीटा। ठीक है, चलिए तो ये रिजल्ट आपको याद रखिएगा। साथ में मैंने आपको बताया था x प्लस 1/x x बराबर cos थीटा sin थीटा वाला, है ना, वो आपको आता ही होगा। चलिए ओके, चलिए भाई देखिए मैंने डिटेलिंग में पूरा पढ़ा रखा है, आज सिर्फ रिकैप्चुलेट करवा रहा हूं, तो डोंट एक्सपेक्ट मी कि हर एक छोटी छोटी बात, ठीक है, छोटी छोटी बात करने जाऊंगा तो 12 घंटे में रिवाइज हो पाएगा, इसलिए मैं उतना चक्कर नहीं पड़ रहा हूं। अब आइए चलो, और फटेगा नहीं। ये लिखा हुआ है हमारा एक द्विघात समीकरण, a mod x स्क्वायर प्लस b mod x प्लस c बराबर 0। प्यारे बच्चों, एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है, a mod x स्क्वायर प्लस b mod x प्लस c बराबर 0 दिया होता है और आपसे बोलता है नंबर ऑफ रियल रूट्स बताओ, नंबर ऑफ रियल रूट्स बताओ, नंबर ऑफ रियल रूट्स बताओ। अब अगर मान लीजिए ये तीनों ही पॉजिटिव होते हैं, अगर तीनों का साइन पॉजिटिव है तो आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, आप सीधे बोल दोगे कि नंबर ऑफ रियल रूट्स क्या होगा 0। अगर पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव है, पी एन पी है, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव है, तो नंबर ऑफ रियल रूट्स हो जाएगा 4। और बाकी दोनों केसेस में प्लस प्लस माइनस और प्लस माइनस माइनस, इन दोनों ही केसेस में नंबर ऑफ रियल रूट्स होंगे 2 और 2। ये चार्ट अगर आपको याद है तो बेटा बहुत आसानी आती है, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन आया, क्या क्वेश्चन आया, मॉड एक्स स्क्वायर प्लस 3 मॉड एक्स प्लस 2। बेटा देखो जो पढ़ा दूंगा पेपर में क्वेश्चन सीधे आता है, हर बार लगभग 60 प्लस क्वेश्चन मेरे पढ़ाए हुए सीधे पेपर में आते हैं, इसलिए जो जो पढ़ा रहा हूं सीधे छापते रहो। ठीक है, इस बार तो और आएगा, बहुत आएगा इस बार तुम जब पेपर दे रहे होगे तुम्हें लगेगा कि यार ये तो यूपीएससी ने मयंक सर के नोट्स कॉपी कर लिए, लिटरली बता रहा हूँ, मजा आएगा। 20 क्वेश्चन छोड़ के सब बच जाएगा। ये दिया हुआ है और आपसे कह रहे हैं नंबर ऑफ रियल रूट्स बताओ, तो पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, अगर तीनों पॉजिटिव है तो नंबर ऑफ रियल रूट्स कितना हो गया 0 हो गया, बात खत्म होगी। ठीक है, हाँ टेंशन मत लेना, तुमने हमसे पढ़ा है, जो पढ़ा दिया हूँ यूपीएससी ने देख लिया है कि अच्छा मयंक सर ने ये पढ़ाया है, बस यही दे देते हैं, बस ऐसे। चाहे करंट अफेयर हो, चाहे साइंस हो, चाहे इंग्लिश हो, चाहे मैथ हो, चाहे ज्योग्राफी हो, जो पढ़ा दिया है वही आएगा। ठीक, और आप में से जिसको ये लग रहा है वो नहीं आएगा वो फेल हो जाएगा। हाँ, तो किस किस को लग रहा है कि वही आएगा, जिसको लग रहा है वही जो पढ़ाया है वही आएगा, लिखो सर वही आएगा जो पढ़े हैं। चलो आगे बात करते हैं। ठीक है, बिन पूछे मेरा नाम और पता, अच्छा छोड़ो। अगर एक द्विघात समीकरण दी हुई हो a x स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक है, अगर सम ऑफ कोफिशिएंट, अगर गुणांकों का योगफल 0 हो, अगर a प्लस बी प्लस सी करने पर 0 आ रहा है तो रूट्स होंगे 1 c बाई a। अगर a प्लस सी करने पर b आ रहा है तो रूट्स होंगे -1 c बाई a। और अगर ये दोनों कंडीशन का एग्जाम्पल लेता हूँ जल्दी से, जैसे लिया है 3x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 5। अब आपको ये दे दिया गया है, आपसे कहा इसके रूट्स निकालो। क्यों निकालोगे भाई, a और c इनको जोड़ने पर क्या आ रहा है, 5 और 3 जोड़ने पर क्या आ रहा है 8 आ रहा है। हाँ, तो रूट्स क्या हो गया -1 c बाय a, खत्म कहानी राधा रानी। ठीक है, तो ऐसे भी होता है। आपको द्विघात समीकरण सॉल्व नहीं करना, 2 कंडीशन बता रहा हूं बेटा, दोनों को दिमाग में छाप लो। पहली कंडीशन क्या, अगर मूलों का योगफल 0 हो, अगर गुणांकों का योगफल 0 हो तो रूट्स होगा 1 c बाई a। अगर a प्लस सी करने पर b आ रहा हो तो रूट्स होंगे -1 c बाई a। और अब आता है सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन, जो यहाँ पे अच्छे से नहीं लिखा है तो इसको मैं अपने तरह लिखूंगा। अगर कभी कोई द्विघात समीकरण दी हुई हो a x स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी और आपसे कहा जा रहा हो कि 2 कंडीशन सेटिस्फाई करता है ये, पहली कंडीशन इसके रूट्स रियल हैं और इक्वल हैं, और दूसरी कंडीशन इसके सम ऑफ कोफिशिएंट्स 0 हैं। अगर ये दोनों ही कंडीशन सेटिस्फाई करता है, एक नहीं दोनों, अगर किसी द्विघात समीकरण के रूट्स रियल और इक्वल हैं, यानी ये परफेक्ट स्क्वायर है और a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 है, तो आपको कुछ नहीं करना होता है, आपको a और c को आपस में बराबर कर देना होता है और आपका आंसर आ जाता है। जैसे ये जो ये लिखा हुआ है,
लिखने की कोशिश की गई है पर लिखा नहीं सही से है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे। जग क्या घर में पधारो गजानन जी, मेरे घर में पधारो ब्रह्मा जी आना। देखो भैया एग्जाम का समय आ चुका है, भगवान याद आना शुरू हो गया हमको भी। हाँ यार भगवान हम याद आएंगे, श्री गुरुचरण सरोज रज निज मुन मुकुर सुधारी। अब हनुमान जी याद आएंगे, सब याद आएंगे। अगर रूट्स आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट ऑपोजिट इन साइन, बट क्या लिखा है, ऑपोजिट इन साइन। हाँ तो देखो बच्चा, कभी भी ये लाइन आपको लिखी मिल जाए क्या कि इफ रूट्स आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट ऑपोजिट इन साइन, क्या रूट्स आर यानी मूलों का मान बराबर है पर चिन्ह विपरीत है। अगर रूट्स आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड ऑपोजिट इन साइन तो दो कंडीशन आपको याद रखनी है। पहली कंडीशन जो यहाँ लिखी हुई है दैट इज b बराबर 0, कोफिशिएंट ऑफ x बराबर 0, और दूसरी कंडीशन c लेस देन 0, c लेस देन 0, c बाय a लेस देन 0 होता है। मेरा मूड नहीं हो रहा a लिखने का, a 0 हो जाएगा आखिरी में। c बाय a लेस देन 0 होता है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स लेस देन 0 होता है, पर आखिरी में a 0 हो जाता है तो हम लिखते नहीं, इसलिए c लेस देन 0। ये सीधे सीधे रूट्स आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट ऑपोजिट इन साइन में ये करते हैं। चलो बहुत बढ़िया, बढ़ते हैं आगे, कोई ना आए। अब अगर कुछ बच्चों वाली बातें हैं, अगर कभी मान लो कोई आपसे कहते कि कोई द्विघात समीकरण है जिसमें कांस्टेंट टर्म 0 है, यार अगर कांस्टेंट टर्म 0 होगा तुम सोच के देखो तो ax² प्लस bx बनेगा, x कॉमन ले लोगे तो एक रूट तो 0 होगा ना। हाँ वही कुछ ऑब्वियस रिजल्ट्स ये लिखे हुए हैं, ये इस पर आप उतना फोकस मत करें, अब एग्जाम नजदीक आ गया है। फोकस किस पे करें, फोकस करें इस पर कि अगर रूट्स रेसिप्रोकल हों, यानी अगर एक रूट्स अल्फा हो दूसरा 1/अल्फा हो तो a और c यानी x² कोफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म हमेशा बराबर होते हैं। अगर एक रूट है अल्फा दूसरा है 1/अल्फा, देखो मैं बकाबक रिवाइज करवा रहा हूँ जिससे कि तुम्हारा रिवीजन होता चले, ठीक है। ये नॉर्मल क्लासेस नहीं है, ये मैं समझ आप यू कैन कंसीडर मी एज योर बिग ब्रदर जस्ट सिटिंग इन बिसाइड यू, ठीक है। आपके बगल बैठा हुआ हूँ, मैं आपको रिवाइज करवा रहा हूँ, आप रिवाइज करते चलो। ये मत देखो ये जय हिंद पीवीआर भोकाल जिंदाबाद ये सब लिखने का समय है नहीं, ठीक है बेटा। परसों पेपर है, सारे भोकाल जिंदाबाद है, हमारी इज्जत तुम्हारे ऊपर टिकी हुई है। पेपर खराब कर गया साले गिरा के मारेंगे, इतना पढ़ा दिया हूँ पेपर इसके बाहर आ ही नहीं सकता। जो पढ़ाया हूँ पेपर में वही आएगा, बस तुम ब्लंडर ना करना, ठीक है। तो जो पढ़ा रहा हूँ नोट करते हो खराब। चलो आओ। हाँ तो कह रहा है कि अगर वन रूट इज पॉजिटिव अदर इज नेगेटिव, तो हाँ लॉजिकल बात है। देखो ये सब, देखो ये बातें बहुत लॉजिकल है। अगर एक रूट पॉजिटिव है एक रूट नेगेटिव है तो a और c क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे, और b क्या होगा, नेगेटिव होगा। अब मान लो एग्जाम में आ जाए ऐसे कि इफ a एंड c आर पॉजिटिव एंड b इज नेगेटिव देन रूट्स विल बी वन पॉजिटिव वन नेगेटिव, दो, तो क्या करोगे, नंबर मान लोगे, काट से नंबर भूल जाओगे एग्जाम में तुम, तो नंबर मान लोगे क्या, a बराबर ले लो 1, c बराबर ले लो 2 और ये ले लो -3। एक समीकरण बनाओ उसको हल कर दो, रूट्स निकाल दो, कैसा आएगा। हमेशा ये चीज़ याद रखो, और इसमें भी तरीका जुगाड़ रखो कि द्विघात समीकरण पहले से लेके चलो। जैसे x² प्लस x² माइनस 3x प्लस 2 बराबर 0, तो पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव लेते हैं, तो जो ये कह रहा है उस हिसाब से सेट करके पहले से चलो घर से, ठीक है। रट नहीं पाओगे तुम इसको। हाँ अब वो बात जो चिल्ला के इस सीजन में मेरा गला फट चुका है, गला फटा है बेटा, कुछ और नहीं, ठीक है, कि अगर कोई द्विघात समीकरण दी हुई हो और उसके मूलों का अनुपात ये हो तो ये संबंध होता है, जिसे आपको याद रखना है कि अगर कोई द्विघात समीकरण दी हुई हो ax² प्लस bx प्लस 1 बराबर 0 और उसके रूट्स का रेशियो दिया हो p/q, तो रिलेशन होता है p/q² बराबर p प्लस q का होल स्क्वायर इंटू ac। अगर एक रूट दूसरे रूट का n टाइम्स है, अगर एक रूट दूसरे रूट का n टाइम्स है, तो भाई साहब पोहा जो खाया हूं मैं आज यहां तक भर लिया है पेट मैंने सुबह सुबह, अब डकारे पोहे की आ रही है। अगर एक रूट अल्फा है दूसरा n अल्फा है तो इनका रेशियो क्या आ जाएगा बच्चा, n/1, ये डाल दो यहाँ पे, तो क्या आ जाएगा nb² बराबर n प्लस 1 का होल स्क्वायर इंटू ac। अब मसला क्या है, मसला गंभीर है। अगर एक रूट अल्फा और दूसरा रूट n अल्फा है तो इनका रेशियो क्या होगा बेटा, n/1। इस बात को क्वेश्चन में बोलता कैसा है, वन रूट इज n टाइम्स ऑफ अदर,
वन रूट इज 5 टाइम्स ऑफ अदर, वन रूट इज 11 टाइम्स ऑफ अदर, वन रूट इज 20 टाइम्स ऑफ अदर। तो ये बोलेगा, जैसे वो बोले वन रूट इज n टाइम्स ऑफ अदर, आप समझ लेना कि उनके रूट्स का रेशियो n/1 है। और ये संबंध, ये इसको नया नया कोई नहीं है, ये उसी में देखो PQ में डाल दो तो ये आ जाएगा। तो ये आपको याद होना चाहिए, ठीक है। अगर मान लो बोलता वन रूट इज 5 टाइम्स ऑफ अदर, यहाँ 5 गुना होता, तो यहाँ क्या होता 5b² बराबर 25 AC। हो सकता है आपके एग्जाम में क्वेश्चन ऐसा आ जाए, क्वेश्चन कैसा आ जाए, ऐसा आ जाए x² प्लस mx प्लस n। ये अगर मान लो यही आ गया तो ये बच्चे ये ना बोल दें कि हमने पेपर लीक कर दिया है। हाँ, कोई बुरी बात नहीं है। तो अगर कहे वन रूट इज 5 टाइम्स ऑफ अदर, इसका एक रूट दूसरे का 5 गुना है, तो क्या बोलोगे आप? चलो आप बोलोगे सर इसका मतलब सबसे पहले NB², तो n क्या हो गया आपका, n हो गया आपका 5, b² क्या हो गया आपका m² बराबर n+1 का होल स्क्वायर 36 और इंटू AC n। अब मान लो एग्जाम में ऐसे 4 ऑप्शन दिए हो, पहला ऑप्शन दिया हो 5m² बराबर 36n, दूसरा दिया हो 6m² बराबर 25n। अरे यार मान ले भाई यही ऑप्शन आ जाए एग्जाम में, 5m बराबर 6n या 5n² बराबर 36m। मैं बना ही इस रहा हूँ, मान लो भज्जा भाई साहब मजा आ जाएगा। ये आ गया तो इसका आंसर क्या हो गया, ये हो गया, ठीक है। अब एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ उस तरह का सेम, जिससे क्या पक्का हो जाए, x² प्लस px प्लस q बराबर 0। आपसे कह रहा हूँ वन रूट इज 4 टाइम्स ऑफ अदर, ठीक है। तो आपसे पूछ क्या रहा हूँ ये बताओ, 25q इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, 25q इक्वल टू क्वेश्चन मार्क क्या होगा, 4p²। 4p² ये आ सकता है एग्जाम में, ये आ सकता है कि p² बाय q की वैल्यू क्या आएगी, तो p² की वैल्यू क्या आएगी 25/4। आ जाना। चलो आगे बढ़ते हैं। चलिए वही बात यहाँ लिखी हुई है, इसमें एक चीज़ नहीं लिखी हुई है, अरे गजब। तो अगर ये क्वेश्चन है बेटा, ये सीधे सीधे क्वेश्चन है कि अगर 2 इक्वेशन दी हुई हो जिनके रूट्स का रेशियो सेम हो तो ये रिलेशन आता है एग्जाम में, ठीक है। तो दोनों के रूट्स का रेशियो जो है α/β होगा, ठीक है। तो ऊपर ले लिखो नीचे ले लिखो, दोनों को डिवाइड कर दोगे तो ये आपका संबंध आ जाएगा, ठीक है। और चलिए आगे बढ़ते हैं। एक रिलेशन रह गया है वो बताता हूँ। अगर एक रूट दूसरे रूट का n टाइम्स है तो ACn की पावर 1/n+1 प्लस ANC की पावर 1/n+1 क्या होता है उसके बाद प्लस b बराबर 0। अगर एक रूट दूसरे का n पावर में है, nth पावर में है, ठीक है, तो ये संबंध होता है, ये आपको याद रखना पड़ेगा, ये आपको याद रखना पड़ेगा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट संबंध है ये। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब कुछ छोटी छोटी बातें जो मैंने आपको ऑलरेडी लास्ट वाली एक बार जो क्लास हुई थी उसमें मैंने रिवीजन करवाया था अलजेब्रा की, कि अगर मान लो अल्फा बीटा रूट्स हैं, है ना, अगर मैं x को रिप्लेस कर दूं -x से तो रूट्स क्या होंगे -α -β। अगर मैं x को रिप्लेस कर दूं x² से तो रूट्स क्या हो जाएंगे √α √β। अगर मैं x को रिप्लेस कर दूं x+1 से तो रूट्स क्या हो जाएंगे α -1 β -1, है ना। तो सारी ज्ञानबाजी आपको पता ही होती है, तो मैं यहाँ पे उस पर एक्सप्लेन नहीं करूँगा। चलो देखो बेटा, कुछ बातें हैं जो बतानी है, कुछ बातें हो चुकी हैं, कुछ बातें अभी हैं बाकी, इन्हें मिलाने का नहीं, क्या हमें मिलाने का नहीं, हमें मिलाने, किसे मिलाने। अगर कभी ऐसा क्वेश्चन दिया होता है तो उसका कंसेप्ट क्या होता है, आप इस पूरे को x मानते हो, दोनों तरफ स्क्वायर करते हो, क्वाड्रेटिक बनाते हो, रूट्स निकालते हो, आंसर आता है, विच इज एब्सोल्युटली फाइन। जुगाड़ क्या है कि अगर यहाँ जो नंबर दिया है वो कोई 2 क्रमागत संख्याओं का गुणनफल है, प्लस का साइन है तो आंसर हमेशा बड़ा वाला होगा, माइनस का साइन होता तो आंसर छोटा वाला होता, और मल्टीप्लाई होता यही आंसर होता, ठीक है। ये कंसेप्ट बता चुका हूँ मैं आपको। जैसे मैंने यहाँ पे दिया होता 20, यहाँ पे दिया होता 20 क्या होता है 4 × 5, और साइन दिया होता माइनस का, साइन दिया होता माइनस का, तो माइनस का साइन है, छोटा आंसर होता 4, ठीक है। अब आते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। इसका आंसर आप बताओगे मुझे, इसका आंसर मैं नहीं, मुझे खुद नहीं आता, आप बताओगे मुझे।
हमें मिलाने में इनका सहयोग पूरा है, मिलन अभी आधा अधूरा है। यार जल्दी से तो पेपर ऑफ शादी करें, बहुत तेज मन हो रहा है शादी करने का। अब चलो बताओ इसका आंसर क्या आएगा, बताओ इसका आंसर क्या आएगा जल्दी से। 4 होता है, वेरी गुड बेटा वेरी गुड। मेरा भी कमेंट पिन करो सर, देखिए ना इंसाफी है। तुमने लिखा क्या है सर, ट्रेन में आपकी वीडियो देख रहा हूँ। अरे मेरे दयाल, लव यू मेरी जान। तो देखिए एक जुगाड़ समझिए, कई लोग शायद मुझसे पढ़ चुके हैं, कई लोग नहीं पढ़े होंगे। तो जो यहाँ नंबर दिया होता है बेटा, है ना, ये क्या लिखा हुआ है 3, ये क्या लिखा हुआ है 3, यहाँ 3 लिखा है। तो इस नंबर को ब्रेक करो 2 पार्ट्स में जिनका अंतर 3 हो। तो 40 किस पे होता है, 5 और 8। अंतर कितना है, 3 का अंतर है। कितने का अंतर है, 3 का अंतर है। तो अगर माइनस है तो छोटा वाला आंसर, प्लस होता तो बड़ा वाला आंसर होता। तुम्हारे पेपर में क्वेश्चन क्या आया था, कई बार बच्चा बोलता है सर ये सब क्वेश्चन पेपर में नहीं आते हैं। बोलते हैं हाँ यू आर राइट, तुम्हारे पेपर में ये क्वेश्चन आया था। मैं कभी आर्ग्यूमेंट नहीं करता बेटा, आर्ग्यूमेंट करना ही नहीं चाहिए, मूर्खों की निशानी है आर्ग्यूमेंट करना। ये तो अब इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर बहुत बढ़िया। अब आप देख पा रहे हो यहाँ 2 लिखा है, यानी गैप 2 का होना चाहिए। तो अब ये ब्रेक हो गया 4 और 2 में, प्लस है तो बड़ा वाला आंसर होगा 4। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन दे रहा हूँ फाइनली, वो कर दीजिए तो आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि हाँ आप एग्जाम में कर ले जाओगे। हाँ हमें मिलाने को इनका सहयोग पूरा। चलो बताओ इसका आंसर क्या आएगा, जल्दी से बताओ इसका आंसर क्या आएगा। बहुत बढ़िया सोहराज, बहुत बढ़िया सोहरत। चलिए बढ़िया बढ़िया, तो इसका आंसर क्या जाएगा, आप कहोगे सर इसको ब्रेक कर देंगे हम 8 और 10 में, है ना, गैप 2 का था तो 8 10 में, प्लस है तो बड़ा वाला आंसर हो गया 10। चलिए एक रिजल्ट ये देख लीजिए, अगर कोई द्विघात समीकरण दी हुई हो और अगर उसके रूट्स जो हैं वो इस रेशियो में हो, अगर उसके रूट्स हो अल्फा अपॉन अल्फा प्लस 1 कॉमा अल्फा प्लस 1 अपॉन अल्फा प्लस 2, तो हमेशा देखिए कंडीशन होती है जो कोफिशिएंट्स हैं उनका सम का स्क्वायर जो होता है वो होता है डी के बराबर। यहाँ पे बेटा कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल सी नहीं होगा, स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी होगा, जो यहाँ यूज़ किया गया है। तो ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बराबर डी। ठीक है, ये आप कंडीशन आपको याद रखनी पड़ेगी एग्जाम के लिए। अब कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं कि ये एज अ रिजल्ट आपको लर्न करना है कि कभी भी सम ऑफ रूट इज इक्वल टू सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल। तो बी सी स्क्वायर सी ए स्क्वायर ए बी स्क्वायर, बी सी स्क्वायर सी ए स्क्वायर और ए सी स्क्वायर, ये किस में होंगे, ए पी में होंगे। अगर ये ए पी में होंगे और मैं किसी पर्टिकुलर से डिवाइड कर दूँ, मान लो किसी कर दूँ ए बी सी से करता हूँ, ए बी सी से डिवाइड करो, ए बी सी से डिवाइड करो, ए बी सी से डिवाइड करो, तो ये किस में होगा सर, अगर बी सी स्क्वायर सी ए स्क्वायर ए सी स्क्वायर ए पी में है तो अगर हम किसी सेम नंबर से डिवाइड करेंगे तीनों को तो वो भी ए पी में रहेगा। डिवाइड करने के बाद क्या बच रहा है, सी बाय ए। यहाँ क्या बच रहा है, ए से सी, ए से ए कट गया, सी से सी कट गया, ए ऊपर बचा और बी नीचे बचा। और यहाँ पे ए से ए कट गया, बी सी से सी कट गया, सी बाय बी। ये किस में होगा, ए पी में होगा। तो ये भी आपके एग्जाम में आ सकता है। और इसी को उल्टा कर दो, ए कॉमा ए बाय सी कॉमा बी बाय ए कॉमा बी बाय सी, ये किस में होगा, ये एच पी में होगा। ठीक है, तो ये चारों रिजल्ट कहा गया, ये रिजल्ट और ये तीनों रिजल्ट आप अपनी कॉपी में अभी नोट करें। ये आपको आता नहीं है, मुझे पता है ये बात, मेरे को पता है, मेरे को जाना पड़ेगा। बेटा हमारा नया एनडीए 2 के लिए जो ऑनलाइन बैच है वो 3 मई से शुरू होने वाला है। 3 मई से देखो यार, 16 को पेपर ख़त्म हो रहा है। रजिस्ट्रेशन यानी आप उसको ज्वाइनिंग कर सकते हैं, वो मैं कल से उसको इनेबल कर दूंगा, तो आप ज्वाइनिंग कल से कर सकते हैं। बट ये है कि वो बैच 3 मई से शुरू होगा।
हाँ कृष्णा काफ़ी सही है। देखो मेन गलती कम, गायत्री सिंह सिंगर के नोट्स हैं ये, बहुत प्यारे नोट्स हैं ये, बहुत बढ़िया नोट्स हैं ये, ऐसे नोट्स हैं ये कि बच्चे ने इसको पढ़ लिया पर क्वेश्चन लगा लिया तो उसका एनडीए क्वालिफाई हो जाएगा। जिसके नोट्स हैं वो यहाँ भी आ सकता है। चलो तो ये और जिसके नोट्स हैं ये, उसके नोट्स में जितनी गलतियां हैं आज सही भी हो जाएंगी। ठीक है, तो अगर बी सी स्क्वायर सी ए स्क्वायर ए बी स्क्वायर ये आपका ए पी में है, अगर बी सी स्क्वायर सी ए स्क्वायर ए सी स्क्वायर ये ए पी में है तो सी बाय ए बाय बी, सी बाय बी भी ए पी में होगा और इसका उल्टा। तो बेटा ये आपको अगर सब याद नहीं हो रहा तो ये एटलीस्ट देखो क्या लिखा है, पहचानो इसको यार। कैसे याद करोगे इसको आप, जुगाड़ है इसका भी। सी स्क्वायर ए स्क्वायर बी स्क्वायर, सी से पहले बी, ए से पहले सी, बी से पहले ए लगा दिया गया। ठीक है, मतलब बी सी ए लगा दिया गया। ठीक है, बी सी ए लगा दिया गया। सी स्क्वायर ए स्क्वायर बी स्क्वायर बी सी ए, ये देखो याद हो गया। सी स्क्वायर ए स्क्वायर बी स्क्वायर, सी स्क्वायर ए स्क्वायर बी स्क्वायर और आगे बी सी ए। ल्यू 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 याद हो गया। चलो आगे बढ़ते। खैर अब इस वाले सेक्शन में मैं नहीं कराऊंगा आज, इस पर क्वेश्चन अब ज़्यादा नहीं आते तो इस पर थोड़ा सा छोड़ देते हैं। वी कैन स्किप दिस पार्ट। कैन वी स्किप द मेन पार्ट? हाँ देखो, कोई द्विघात समीकरण है तो उसके मैक्सिमम कितने रूट होते हैं? 2 रूट होते हैं। ठीक है, एटमोस्ट 2 रूट होते हैं। आगे बढ़ो। अब अगर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 है, ये ज्ञानबाजी मैं सारी कर चुका हूँ, मैं इसको कभी नहीं करूँगा। है ये बेटा क्वेश्चन है, ये सारे क्वेश्चन बेटा एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगर कोई द्विघात समीकरण दी हुई हो और साइन अल्फा कॉस अल्फा उसके रूट्स हो तो कैसे करते हैं? उसके लिए रिजल्ट याद रखना है आपको कि साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 + 2 साइन अल्फा कॉस अल्फा, है ना बेटा। अब आपको कह रहा है साइन अल्फा कॉस अल्फा रूट्स है, तो ये क्या है? सम ऑफ रूट्स। ये क्या है? प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। रखोगे तो यही रिजल्ट आएगा। पर इसको आप रिजल्ट की तरह याद ना करिएगा, आप कंसेप्ट समझ के रखिएगा। एग्जाम में क्वेश्चन घुमा दिया तो क्या करोगे? ये देखो ये भी आ गई। हाँ, अब आते हैं अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन। देखो बेटा ये क्वाड्रेटिक चल रहा था बेटा, क्वाड्रेटिक में कहाँ से आ गए? करा दिया होगा कहीं। चलो अभी एम जी एम बताते हैं, पहले कॉम्प्लेक्स बताते हैं। तो भैया क्वाड्रेटिक आपका हो गया रिवीजन। क्वाड्रेटिक रिवीजन जैसे हो गया तुरंत ही इसके साथ में इस चैप्टर से देखे, एक मिनट रुक जाओ बेटा, मैं इसलिए कई सारी पीडीएफ लेके आया हूँ कि आपका रिवीजन में कुछ कमी ना रह जाए। हाँ चलिए देखते हैं, आइए। तो सबसे पहले कुछ क्वाड्रेटिक के बारे में जरूरी बातें। एवरी इक्वेशन ऑफ अ ऑड डिग्री हैज एटलीस्ट 1 रियल रूट हुज साइन इज ऑपोजिट टू लास्ट टर्म। पहली पॉइंट। आपको एक पॉइंट इसका और याद करना है, ये इफ एफ एक्स बराबर 0 इज एन इक्वेशन एंड ए बी आर 2 रियल रूट्स, तो उनका एफ ए एफ बी अगर लेस देन 0 है देन द इक्वेशन एफ एक्स हैज एटलीस्ट 1 रियल रूट एंड ऑड नंबर ऑफ रियल। ये सीधे प्रॉपर्टी उनके आपके एग्जाम में आता है। जस्ट अ मिनट बेटा, जस्ट अ मिनट। कॉमन रूट आपको सिलेबस का पार्ट नहीं है, कॉमन रूट आपको सिलेबस का पार्ट नहीं है। आइए लेट्स डिस्कस कॉम्प्लेक्स नंबर। अब आइए डिस्कस करते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। क्वाड्रेटिक जितना मैंने पढ़ाया बेटा उतना ही पढ़िएगा। कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ते हैं। चलिए शुरू करते हैं। आइए कॉम्प्लेक्स नंबर। देखो कॉम्प्लेक्स नंबर में अगर मैं बात करूं एनडीए के एग्जाम में क्वेश्चन कहां से आएगा? आयोटा पढ़ लो, कॉम्प्लेक्स पढ़, आयोटा पढ़ लो, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी पढ़ लो, आयोटा पढ़ लो, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी पढ़ लो। इसके सिवा क्या पढ़ना है? कुछ नहीं। लोकस अब एडिशनल है, लोकस पढ़ लो, ठीक है, और मॉड पढ़ लो, आर्ग्यूमेंट पढ़ लो, पढ़ सब लो, पर सबसे इंपॉर्टेंट क्यूब रूट और आयोटा। चलिए z बराबर a प्लस आई बी, जो i के साथ लिखा होता है उसे इमेजिनरी बोलते हैं, इसे बोलते हैं रियल। अब i के बारे में जितना संशोधन, जितनी जानकारी लेनी है, i के बारे में जितनी जानकारी लेनी है आई ले लेते हैं। क्या लेनी है कि जानकारी? आई की वैल्यू क्या होती है? √-1 होती है। आई स्क्वायर क्या होता है? -1 होता है। आई क्यूब क्या होता है? -i होता है।
I4 क्या होता है, 1 होता है। अब I की पावर 2, ये क्वेश्चन आपके पेपर में आया हुआ है, I की पावर 2n है ना। I की पावर 2n क्या होता है, इसकी कितनी वैल्यू होती है पॉसिबल, इसकी पॉसिबल 2 ही वैल्यूज होती है, -1 1। कैसे, आई स्क्वायर क्या होता है, -1, -1 की पावर n। अब अगर n ऑड है तो -1, अगर n इवन है तो +1। ठीक है, तो बेटा ये रिजल्ट नहीं, ये क्वेश्चन आपके एनडीए का है कि आई की पावर 2n जो है इसकी कितनी पॉसिबल वैल्यूज हो सकती हैं, तो उसको आप ऐसे करते हो। ठीक है, ऐसे करते हो और आता है नंबर ऑफ पॉसिबल वैल्यूज 2। ठीक है, चलो अब आई की पावर में कभी भी 4 क्रमागत संख्या लिख दी, आर की पावर में 4 क्रमागत संख्या लिख दी, लाइक 10 11 12 13 20 21 22 23 40 41 42 43 कुछ भी 4 लिख दिया गया, उसकी वैल्यू क्या होती है, 0 होती है हमेशा। ठीक है, अब टॉकिंग अबाउट फ्यू मोर रिजल्ट्स, 1 प्लस आई का होल स्क्वायर क्या होता है, 2i होता है। 1 माइनस आई का होल स्क्वायर क्या होता है, -2i होता है। अब सबसे बड़ी बात, 1 प्लस आई का होल स्क्वायर जो होता है बेटा वो 2i होता है। 2 को नीचे ले आए, ये क्या लिखा है, i लिखा है। ठीक है, 1 प्लस आई का होल स्क्वायर क्या होता है, 2i होता है। 2 को नीचे ले आए, हाँ, रूट लगा दो बोथ साइड, तो रूट आई की वैल्यू क्या आ गई हमारे, रूट आई की वैल्यू क्या आ गई हमारे, 1 प्लस आई प्लस माइनस के साथ और बाय √2 ये लिखा है। ठीक है, तो रूट आई की वैल्यू क्या हो गई, 1 प्लस आई बाय √2। रूट माइनस आई की वैल्यू क्या हो गई, 1 माइनस आई बाय √2। ये दोनों आपके एनडीए के पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है। ये वो रिजल्ट लिखा हुआ है, सिर्फ चार वैल्यू गलत दिखा है। चलो ठीक है, अब आई के बारे में 2 बातें और, कि 1 प्लस आई अपॉन 1 माइनस आई हो या i माइनस 1 अपॉन आई प्लस 1 हो, इन दोनों की वैल्यू क्या होती है, आई होती है। आपके एग्जाम में क्वेश्चन बहुत सिंपल सा आता है, इसकी पावर में डाल देगा कुछ भी, k डाल देगा, बोलेगा चलो बताओ k की कौन सी वैल्यू पे, ये 1 देगा, तो ये होता क्या है, i होता है। i 1 कब देता है, 4 के मल्टीपल से देता है, सबसे छोटा मल्टीपल क्या होगा, 4 होगा। हालांकि क्वेश्चन घुमा के आता है अब, हाँ, तो उसी तरह से ये कहानी आगे वाली है। ठीक है, आइए, ये कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं। ठीक है, कम्यूटेटिव लॉ फॉलो करता है, एसोसिएटिव लॉ फॉलो करता है, जीरो लॉ फॉलो करता है, आइडेंटिटी लॉ फॉलो करता है, एडिशनल होता है। कॉन्जुगेट किसे बोलते हैं बेटा, देखिए किसी कॉम्प्लेक्स नंबर अगर मैं आई को रिप्लेस कर दूं माइनस आई से, तो जो नया कॉम्प्लेक्स नंबर मिलता है वो उसका कॉन्जुगेट कहलाता है, वो उसका कॉन्जुगेट कहलाता है। तो अगर z बराबर a प्लस आई बी है तो z बार बराबर a माइनस आई बी होगा, और हार के जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं और कॉन्जुगेट के कॉन्जुगेट को z कहते हैं, कॉन्जुगेट के कॉन्जुगेट को z कहते हैं। आई को रिप्लेस किया माइनस आई से, फिर माइनस को रिप्लेस किया माइनस आई से, तो आई हो गया। ठीक है, कुछ ये बेसिक प्रॉपर्टी होती हैं जो आपको आनी चाहिए। ठीक है, आइए यहां पे कुछ जरूरी बातें बतानी है आपको। देखिए ये वो प्रॉपर्टीज हैं जहां से यूपीएससी एनडीए क्वेश्चन पूछता है, तो इनको आप लिख लीजिएगा एक बार, इसे प्रैक्टिस पक्की हो जाए। जैसे z बार की पावर n किसी कॉन्जुगेट की पावर n कर दो, या करके कॉन्जुगेट पावर कर दो, इन दोनों में कोई फर्क नहीं होगा। z प्लस जेड बार क्या होता है, z अगर हमारा x प्लस आई वाई है, z बार अगर हमारा x माइनस आई वाई है, दोनों को जोड़ देंगे तो 2 रियल पार्ट ऑफ z माइनस कर देंगे तो 2 इमेजिनरी पार्ट ऑफ z i के साथ आएगा, यहाँ i होना चाहिए, i के साथ आएगा। z बार हेलो कौन, जस्ट अ मिनट दे दो। हाँ, तो z प्लस जेड बार हो गया 2 रियल पार्ट ऑफ z, z माइनस जेड बार हो गया 2 i ऑफ इमेजिनरी पार्ट ऑफ z। z बार देखो, z बार है क्या, आपको पता है z बार इज नथिंग बट मॉड z का स्क्वायर। व्हाट इज मॉड z, रूट a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का स्क्वायर कर दिया तो क्या आ गया, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। नाउ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज अ प्योरली रियल नंबर, नो, सो दिस इज z बार इज प्योरली रियल, राइट। मॉड के अंदर z1 z2 बराबर क्या होगा, मॉड z1 मॉड z2। मॉड डिवाइड में देखो मल्टीप्लाई में था तब भी बढ़ गया, डिवाइड में था तब भी बढ़ गया। अंदर करो बाहर करो मजे दोनों में है, ये इनइक्वालिटी है, होल्ड करो।
लॉग की प्रॉपर्टी फॉलो करता है आर्गुमेंट हमेशा। तो z की पावर n है तो n, चलो देखो, आर्गुमेंट z1 z2 इज ऑलवेज इक्वल टू आर्गुमेंट z1 प्लस आर्गुमेंट z2, नंबर 1। नंबर 2, आर्गुमेंट z1 बाय z2 इज आर्गुमेंट z1 माइनस आर्गुमेंट z2। नंबर 3, आर्गुमेंट z की पावर n इज n आर्गुमेंट z। ये मैं कह रहा था, ठीक है। आर्गुमेंट z की पावर n जो होगा वो n आर्गुमेंट z होगा। यहां पे आर्गुमेंट मिसिंग है। अब किसी z बार का आप आर्गुमेंट निकालें, लो, तो क्या रे, रुको, हाँ ये पीडीएफ बहुत 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 प्यारी बच्चे ने बनाई है, बहुत मेहनत से, यूट्यूब ऐप ऑफलाइन सब मिला जुला के। एक बार सब लोग जय हिंद लिख दो बेटा, ये क्या बकई फालतू बातें चल रही है यहाँ पे। सब जय हिंद लिखो फिर मैं आगे बढ़ूंगा। मैं आगे बढ़ूंगा नहीं, पर जय हिंद लिखो सब लोग। सारे बच्चे जय हिंद लिखिए फिर मैं आगे बढ़ूंगा। सारे बच्चे जय हिंद लिखो फिर मैं आगे बढ़ूंगा। जेन्युइन कृष्णा कितनी बार लिखोगे जब मैंने कह दिया कि ओके अच्छा ठीक है कर सकते हो। सुबोध भुजबल, मैंने फॉर्मूला लिख रहा हूं, अपने आप लिखते रहिए साथ साथ। चलिए बढ़िया बढ़िया। देखो दिमाग खराब ना करो मेरा, तुम लोग जानते हो हमको, दिमाग खराब होगा मैं लाइव नहीं लूंगा। पढ़ना है पढ़ो, नहीं पढ़ना है निकलो। चलो आर्गुमेंट z बार, ठीक है। आर्गुमेंट z बार क्या होता है, देखो अब z बार क्या होता है। अगर z हमारा a प्लस आई बी है तो z बार क्या होगा, a माइनस आई बी। अब आप a माइनस आई बी का आर्गुमेंट निकालिए या माइनस ऑफ आर्गुमेंट z का निकालिए, दोनों सेम। माइनस ऑफ a प्लस आई बी का निकालो या उसका निकालो, सेम आएगा, ठीक है। आर्गुमेंट 1 बाय z तीनों का सेम आता है। तो ये कुछ प्रॉपर्टी है आर्गुमेंट की जो आपको आनी चाहिए, ठीक है। एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट डिस्कस करने वाले हैं। नोट्स तो वाकई में भाई साहब बहुत ही लाजवाब है, बहुत ही लाजवाब है। मेरे पॉइंट्स भी कोई तरह मुझे, मैंने कभी भी नहीं बनाया, क्योंकि जैसे ही मैं नोट्स खोल रहा हूँ मुझे मेरी वाले नोट्स याद आ रहे हैं। मतलब मैं जो पढ़ाता हूँ वैसे ही पढ़ाता हूँ एग्जैक्टली, कि मॉड z माइनस z1 बराबर मॉड z माइनस z2। कभी भी अगर ये दिया हो इसको लिख सकते हैं हम मॉड z माइनस z1 अपॉन मॉड z माइनस z2 रिप्रेजेंट्स लोकस ऑफ z ऑफ अ परपेंडिकुलर, मैं आपको पढ़ता हूँ, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ अ लाइन सेगमेंट हुज एंड पॉइंट्स आर z1 z2। परपेंडिकुलर लाइन सेगमेंट ऑफ अ z जिसका एंड पॉइंट z1 z2 है। परपेंडिकुलर लाइन सेगमेंट ऑफ अ लाइन सेगमेंट हुज एंड पॉइंट्स आर z1 z2। ये जो लिखा है ज्ञानबाजी, ये जो लिखी है ज्ञानबाजी, मॉड z माइनस z1 अपन मॉड z माइनस z2 बराबर 1, ये रिप्रेजेंट करता है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ अ लाइन सेगमेंट हुज एंड पॉइंट्स आर z1 एंड z2, ठीक है। यही लिखा है यहाँ पे भी, z1 एंड z2। तो जैसे अगर ये दिया हुआ क्वेश्चन, ये आपके एनडीए में आया हुआ क्वेश्चन है कि 4 दिया था 8 दिया था, 4 और 8 के बीच में क्या आता है, 6, खत्म। सेटिस्फाई करा देख लो, 6/8 3/4 सेटिस्फाई कर रहा है। ये आपके एनडीए में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। अगर कभी भी मॉड z माइनस z1, कभी भी मॉड z माइनस z1 प्लस मॉड z माइनस z2 कांस्टेंट होता है, जहाँ कांस्टेंट z1 और माइनस z2 का डिफरेंस के बराबर होता है, तो रिप्रेजेंट क्या करता है, लोकस ऑफ z रिप्रेजेंट्स इलिप्स इफ z1 इज नॉट इक्वल टू z2 और अदरवाइज लाइन सेगमेंट। मतलब अगर इसके बराबर नहीं है तो इलिप्स करेगा, ये याद रखो बस। जैसे 3 और 5 अंतर कितना है, 2। अगर 2 को छोड़ के यहाँ कोई भी नंबर डाल दी जाए तो ये रिप्रेजेंट करेगा एलिप्स, ठीक है। मॉड z माइनस 3 प्लस मॉड z माइनस 5 बराबर 7। अपने आप 5 एग्जाम्पल लिखो तुरंत, अपने आप बच्चा यहाँ पे 5 एग्जाम्पल लिखिए। जैसे मैंने ये लिखा हुआ है वैसे ही आप 5 एग्जाम्पल लिखिए। जैसे मैंने ये एग्जाम्पल लिखा हुआ है वैसे आप लिखिए। एक नंबर यहाँ ले लो, एक नंबर यहाँ ले लो, जिनका अंतर मान लो जैसे इनका अंतर 2 है तो यहाँ पे 2 को छोड़ के कोई भी नंबर डालो। ये हमेशा क्या रिप्रेजेंट करता है, एलिप्स।
चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, वेरी गुड। जितने लोग लाइव हो सेशन को एक बार लाइक कर दो बेटा, जितने लोग लाइव हो सेशन को एक बार लाइक कर दो। जय श्री राम। अरे भाई एयरफोर्स लेवल की बात है बेटा, नेवी में फीस कितनी होगी? अरे फीस बेटा सब आप ऐप में जाओ, हमारे पूरी जानकारी हो जाएगी। चलिए अब इसी समय कुछ और बातें भी लिख लीजिए, जैसे अगर मॉड z बाय z2 माइनस, अगर बीच में माइनस है, प्लस था तो एलिप्स, माइनस है तो क्या होगा? हाइपरबोला। प्लस था sp प्लस h डैश p, एलिप्स, sp माइनस h डैश p, हाइपरबोला। ठीक है, तो कांस्टेंट। और अगर इनका स्क्वायर लिख दिया गया तो सर्किल। ये देखो यहाँ क्या लिखा गया? स्क्वायर लिखा गया है, z1 माइनस z2 का स्क्वायर। अगर सिर्फ ये होता तो ये लाइन सेगमेंट होता, ये हो गया तो सर्किल हो गया। लिख लो अपने एग्जाम्पल। अब आते हैं कुछ और बातें। ये भी सर्कल रिप्रेजेंट करता है, ये भी सर्कल रिप्रेजेंट करता है, ये सब सर्कल रिप्रेजेंट करता है। मॉड z माइनस z1 बराबर k मॉड z माइनस z2। ये अगर k 1 नहीं है तो सर्कल रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, अब आता है असली चक्कर, वो है डी माइवर। असली चक्कर वो है डी माइवर, डिमावर थ्योरम। जनावर थ्योरम नहीं बेटा, डिमावर थ्योरम है। डिमावर थ्योरम, डिमावर थ्योरम क्या कहती है कि cos थीटा प्लस आई साइन थीटा की पावर n लिखा हो तो cos n थीटा ये जो पावर में है वो यहाँ पे और यहाँ पे आ जाएगा ये। पर बेटा ये याद रखना कि ये तभी लगेगा जब i के साथ साइन होगा। i के साथ साइन होना जरूरी है। अगर i के साथ cos है तो उसे कन्वर्ट करना पड़ेगा पहले। ठीक है, और दूसरी डिमाइवर के दो रूल्स है, डिमाइवर के दो रूल हैं। पहला रूल ये था, दूसरा ये था, cos अल्फा प्लस साइन अल्फा, cos बीटा प्लस साइन बीटा। ये दिया हुआ है, सारे cos वाले एक साथ, सारे साइन वाले एक साथ। अब दो बातें हैं, अब दो बातें हैं जो आपको नोट करनी है। अब दो बातें हैं, क्या बाहर रखे हुए थे क्या चाहे? अब दो बातें हैं बेटा, पर ये यहाँ कैसे आ गई? चलिए वो दो बातें मैं लिख के बताऊंगा। डिमाइवर थ्योरम आप लोगों ने कॉपी नहीं किया होगा मुझे उम्मीद है, तो डिमाइवर थ्योरम पे मैं पहले फोकस कर देता हूँ आप लोगों का। डिमाइवर थ्योरम बेटा कॉपी कर लो पहले। जनावर थ्योरम नहीं है, डिमाइवर थ्योरम है। सबसे पहले बेटा आप ये डिमाइवर थ्योरम ये जो लिखा हुआ है इसे कॉपी कर लें सभी लोग, ये सेक्शन। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट सेक्शन है, इसे कॉपी कर लीजिए। फिर आपको मैं सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन से मिलाता हूँ इस चैप्टर के। अबे सुबोध पढ़ाई कर ले भाई, BBR इज बैक NDA पर। बिल्कुल बेटा बिल्कुल, फोकस कर ले पढ़ाई पे सब लोग। तुम उम्मीद से हो बेटा? अच्छा, हॉस्पिटल जाओ। थैंक यू सो मच मानस। ऋतिक 3 क्वेश्चन। चलिए बढ़िया बढ़िया, चलो अब डिस्कस करते हैं हम लोग एक कॉम्प्लेक्स नंबर का फेवरेट कंसेप्ट मेरा, जिसे बोलते हैं क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। क्यूब कर दो बोथ साइड, एक साइड ले जाओ और कर दो 0। a माइनस बी ब्रैकेट में a क्यूब माइनस बी क्यूब लगा दिया, a स्क्वायर प्लस AB प्लस बी स्क्वायर बराबर 0। एक बार z माइनस 1 को 0 कर दिया तो z बराबर आ गया 1। एक बार z स्क्वायर प्लस z प्लस 1 बराबर 0 कर दिया तो यहाँ से z बराबर आता है -1 प्लस √3i बाय 2 और -1 माइनस √3i बाय 2। इसको बोल दिया गया ओमेगा और इसको बोल दिया गया ओमेगा स्क्वायर। तो 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर क्यूब रूट ऑफ यूनिटी आ गए। क्यूब रूट ऑफ यूनिटी क्या आ गए? 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर। इनके बीच में दो संबंध होता है, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर। ये क्या होता है? 0। और ओमेगा क्यूब क्या होता है बेटा? 1 होता है ना। इसी को जनरल रिजल्ट लिखते हैं कि ओमेगा की पावर k प्लस ओमेगा की पावर 2k, इसकी वैल्यू क्या आती है? अगर ये 3 का मल्टीपल है तो 2 आती है, अगर 3 का मल्टीपल नहीं है तो -1 आती है। ठीक है, क्लियर हो गई बात?
अब इसी पे क्वेश्चन और भी आता है, जेड क्यूब माइनस 8 बराबर 0, इधर भेज दो 8, जेड बराबर क्या आएगा 2 ओमेगा स्क्वायर, खत्म कहानी। ये भी कुछ आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। अब जब बात चली रही है तो सुन लो और भी, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5 बराबर 0, ये लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है, हाँ लिखा हुआ है सर। फिर तो इसको लिख सकते हैं कैसे हम लोग, एक्स स्क्वायर माइनस 2x, हाँ 5 को 2 कर देते हूँ, 5 को 2 कर देता हूँ, तेरी ऐसे करूँ मैं, 2 प्लस 1 और प्लस 1 बराबर 0। ये क्या लिखा हुआ है, x माइनस 1 का होल स्क्वायर, और 1 को भेज दिया इधर -1, x माइनस 1 रूट -1 यानी i प्लस और माइनस का, तो x बराबर क्या आ गया 1 प्लस i और 1 माइनस i। तो ये भी आपको प्रूविंग अच्छे से आनी चाहिए कि एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2 बराबर 0, इसके रूट्स क्या होंगे अल्फा बीटा, तो अल्फा क्या होगा 1 प्लस आई, बीटा क्या होगा 1 माइनस आई। नोट कर लीजिए, नोट कर लो मेरे लाल। अब जिसने पीडीएफ लिखना शुरू किया उसको दूंगा मैं उड़ा। चलिए बढ़िया। अब जैसे i, इसका आर्गुमेंट क्या होता है, तो आपको याद होना चाहिए कि i का आर्गुमेंट होता है π/2, ठीक है। डिटेल में फिर से मैंने कहा कि डिटेल में पढ़ा चुका हूँ, मैं सिर्फ आपको कुछ बातें ही बताऊंगा आज, ठीक है, पूरी डिटेल नहीं पढ़ाने वाला, नहीं तो ऐसे पढ़ाते ही रह जाऊंगा जिंदगी भर। आर्गुमेंट ओमेगा कितना होता है 120, आर्ग्यूमेंट ओमेगा स्क्वायर कितना होता है 240, 240 भी होता है और -120 भी होता है, दोनों होता है एज पर द ऑप्शन, ठीक है। ये भी आर्ग्यूमेंट ओमेगा स्क्वायर। तो इतनी चीज़ें आप लोग को एकदम अच्छे से याद होनी चाहिए, ठीक है। अच्छा, आर्ग्यूमेंट आई ओमेगा कितना होगा, जरा मुझे बताइए लिख के, आर्ग्यूमेंट आई ओमेगा कितना होगा, सब लोग बताओ जरा, आर्ग्यूमेंट आई ओमेगा कितना होगा। मानस द्विवेदी, तुम लखनऊ में रहते हो क्या बेटा, कैसे मिलोगे मुझसे आज, अगर मिलना हो आ जाओ। अरे हाँ याद आया, जिसका भी सेंटर लखनऊ है और मुझसे मिलना है तो मैं पहले ही बता देता हूँ कि 16 की शाम को मैं गंज में रहूँगा और 17 को पूरा दिन मैं आलमबाग ब्रांच में रहूँगा, ठीक है। तो आपको जहाँ मिलना हो मुझे मिल सकते हैं। चलिए, इस बार मैंने भी सोच रखा है, मैं भी वही नहीं करूँगा। जैसे तो हर बार मैं वीडियो रिकॉर्ड करता था, हर क्वेश्चन का सोल्यूशन कराता था लाइव के बाद, मतलब पेपर के बाद, और जैसे पेपर मिलता था तुरंत सॉल्व करता था, तुरंत सॉल्व कराता था, रिकॉर्ड करके अपलोड करता था 5-6 बजे। इस बार मैंने सोच लिया है, साला मैं इतनी मेहनत करता था और बच्चों को लगता था कि सर लाइव नहीं आ रहा, सर लाइव नहीं आ रहा है। लाइव में इसलिए नहीं आता था कि बच्चे बहुत सारे मिलने आते थे बाद में मेरे, पर इस बार मैंने सोच लिया है कि इस बार मैं भी लाइव आऊँगा। और वही है कि बच्चों को उस वक्त आंसर जानना होता है कि सही आंसर क्या है, तो मैं भी इस बार वही करने वाला हूँ कि इस बार मैं चिल रहूँगा एकदम, आऊँगा आराम से 5 बजे, आपको सारे क्वेश्चन का सोल्यूशन दे दूँगा कि इसका ये आंसर है, 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 कौन क्वेश्चन क्या कैसे कैसे, पूरी कहानी आप मिला लेना और अगले दिन उसको मैं पूरा डिटेल एनालिसिस के साथ सॉल्व कर दूँगा, ठीक है। इस बार मैं यही करने वाला हूँ। हाँ सीरियसली, मतलब उसको बैकफायर करता था, हर बार मैं पेपर सबसे पहले सॉल्व करके डाल दूँ और उसको बैकफायर करता था कि नहीं नहीं सर आप लाइव नहीं आए। लाइव कैसे आए, इतने सारे बच्चे आते थे, घेर जाते थे। पर इस बार सोच लिया है 5 से 6 बजे तक 1 घंटे में पूरा पेपर धाएँ 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 कर दूंगा, बस आराम से, फिर चिल पार्टी करूँगा, बस सोच लिया इस बार। चलो आगे बढ़ते हैं।
तो कॉम्प्लेक्स नंबर खत्म हो गया, क्वाड्रेटिक खत्म, कॉम्प्लेक्स नंबर, बाइनोमियल शुरू। बाइनोमियल थ्योरम। अच्छा, बाइनोमियल थ्योरम शुरू करने से पहले एक बार जरा कॉम्प्लेक्स में नजर डाल देते हैं। नहीं, कॉम्प्लेक्स पूरा ही होगा, ठीक है। बाइनोमियल थ्योरम। बाइनोमियल थ्योरम में सबसे पहले आपको पढ़ना क्या है? बाइनोमियल थ्योरम में सबसे पहले आपको ये पढ़ना है कि अगर x प्लस वाई की पावर n है तो नंबर ऑफ टर्म्स कितने होते हैं? n प्लस 1। पहली चीज़, अगर मान लो एक ब्रैकेट के अंदर बहुत सारे टर्म दिए हों, बहुत सारे टर्म दिए हों, यानी टोटल नंबर ऑफ टर्म्स दिए हों, ब्रैकेट के अंदर दिया हो मान लीजिए x1 प्लस x2 प्लस xr और पावर में दिया हो n। मैं अगर कह रहा हूँ ब्रैकेट के अंदर आपका r टर्म्स तक हो, पावर में n हो, नंबर ऑफ टर्म्स हो, तो फॉर्मूला होता है n प्लस आर माइनस 1 सी आर माइनस 1। नंबर ऑफ टर्म्स निकालने का फॉर्मूला होता है n प्लस आर माइनस 1 सी आर माइनस 1। ठीक है, एक क्वेश्चन सब लोग जल्दी से मुझे बताओ, उसका आंसर क्या आएगा? x प्लस वाई प्लस जेड की पावर 10। नंबर ऑफ टर्म्स कितना आएगा इसका? नंबर ऑफ टर्म्स कितना आएगा इसका? IQ रैंकर, तुम लखनऊ कमता में रहते हो तो मिल लो आके, कोई दिक्कत नहीं। चलिए बढ़िया, तो इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे हम लोग। अब अगर मान लीजिए सेम काइंड हो जाए, अगर सेम काइंड होता फॉर्मूला, x1 x2 x3 होता पर सेम काइंड का फॉर्मूला होता, एक्स आर की पावर n सेम काइंड का फॉर्मूला होता, तो n r माइनस 1 प्लस 1। एग्जाम्पल के तौर पे 3x² प्लस 1/x प्लस x क्यूब की पावर 10। अब आपका n क्या है? 10, r क्या है? 3। इसमें डाल दो, आंसर आ जाएगा। मिडिल टर्म निकालने का फॉर्मूला ये होता है, आपको पता ही है। जनरल टर्म का ये होता है। सबसे ज़रूरी चीज़ क्या है जो आप नहीं करने वाले, वो ये है कि 4 एक्सपेंशन आपको लर्न होनी चाहिए हमेशा। 1 माइनस एक्स की पावर माइनस 1, 1 माइनस एक्स की पावर माइनस 2, 1 प्लस एक्स की पावर माइनस 1। जल्दी जल्दी कॉपी में डालो ज़रा। कैसे याद कर रहे थे? मैंने याद कराया था आप लोग को, दोनों माइनस हैं सारे प्लस होंगे, जब दोनों माइनस हैं तो सारे प्लस होंगे, जब ऑल्टरनेटिव हैं तो ऑल्टरनेटिव होंगे। ठीक है, जल्दी से लिख डालिए ज़रा। आपसे अपनी ज़िंदगी में एक बार आकर जरूर मिलना है। अरे संजय वशिष्ठ, स्वागत है यार, कभी भी आओ। जय हिंद रोहित सिंह डागुर, जय हिंद बच्चा। तो ये सारे एक्सपेंशन जो है आपके एग्जाम के पर्सपेक्टिव से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और रेलेवेंट भी है। ठीक है, अब आते हैं इस पे। देखो बेटा, ये प्रॉपर्टी बाइनोमियल थ्योरम की बहुत काम आती है कि अगर NCX बराबर NCY दिया हो, अगर NCX बराबर NCY दिया हो तो x प्लस वाई बराबर n होता है, नंबर 1। नंबर 2, अगर कभी भी NCR प्लस NCR माइनस 1 बराबर n प्लस 1 CR, ऊपर वाला सेम हो, नीचे एक का अंतर, ऊपर एक जोड़ दो, बड़ा वाला छाप दो। ठीक है, तो और तीसरा, अगर NCR n माइनस 1 CR माइनस 1 हो, यानी ऊपर से भी एक कम हो, नीचे से भी एक कम हो, तो n/r हो जाएगा। ठीक है, x प्लस a की पावर n प्लस x माइनस a की पावर n, नंबर ऑफ टर्म्स। अगर n इवन है तो क्या होगा? n ऑड है तो क्या होगा? इस सेक्शन को बिल्कुल अवॉइड ना करिएगा, यह सबसे आसान सेक्शन होता है और यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। देख लो ढंग से लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है x प्लस a की पावर n माइनस x माइनस a की पावर n। अगर n ऑड है तो n प्लस 1/2, अगर n इवन है तो n/2। ठीक है, अगर वही प्लस में दिया होता, ऑड है तो n प्लस 1/2, इवन है तो n/2 प्लस 1। ठीक है, लिख लीजिएगा कॉपी में। अपने आप से 5 एग्जाम्पल बना लिया करो तुरंत ना, ऐसे मत लिखा करो, 5 एग्जाम्पल बना लिया करो तुरंत ही।
देखो सभी लोगों जितने लोग यहाँ लाइव पढ़ रहे हैं, मैं आप सबसे कहूँगा, देखो आप खुद समझ रहे हो, मैं ह्यूमरस वाला टीचिंग नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ पढ़ाने वाला पढ़ा रहा हूँ। क्यों? क्योंकि अभी ये 2 दिन में आपका पेपर है, और अगर आज भी आपको मेरे ह्यूमर की ज़रूरत पड़ रही है कॉमेडी करने के लिए, कॉमेडी की जरूरत पड़ रही है पढ़ने के लिए, मतलब तो मसला गड़बड़ है, आप फेल हो रहे हो फिर। तो इसलिए बोल रहा हूँ, जो पढ़ा रहा हूँ, जो मैं कह रहा हूँ, उसको आप नोट करते चलिए साथ साथ, ठीक है? तब तो मज़ा आएगा। नोट नहीं करोगे, एग्जाम्पल नहीं बनाओगे, नहीं पढ़ोगे, तो फिर इसको पढ़ना पड़ेगा। क्यों पढ़ना पड़ेगा? एक ही बार पढ़ो ना यार, 1 गो में ख़त्म करो। अगर आप मेरे साथ 2-2.5 घंटे स्पेंड कर रहे हैं तो ख़त्म तो करिए उस चीज़ को। 2-2.5 घंटे बाद भी अगर आप फिर से पढ़ रहे हो तो क्या मजा मेरे साथ पढ़ने का? ठीक है, साथ साथ पढ़ते चलो आराम से। तेरा स्वाहा। आओ अब देखिए बेटा, कुछ एक्सपेंशंस हैं जो आपको याद होनी चाहिए, जैसे 1 + ax की पावर n का एक्सपेंशन 1 + nax + n(-1/2 a² x² एंड ब्ला 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 ब्ला, ठीक है? ये एक्सपेंशन के एटलीस्ट 1 + ax की पावर n के एक्सपेंशन के पहले 3 टर्म तो आपको 100% याद होने ही चाहिए। आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। 2 क्वेश्चन आपके एनडीए में सीधे पूछता है। पहला कि x - 1, x - 2, x - n। यहाँ क्वेश्चन इनकम्प्लीट फिर से है एक बार। x की पावर n-1 का कोफिशिएंट पूछता है। बोलता है कि अगर मान लीजिए x - 1, x - 2, x - n तक दिया हुआ है और x की पावर n-1 का कोफिशिएंट होगा, तो वो होगा आपका क्या? माइनस सिग्मा n। और अगर यहाँ प्लस में होगा और x की पावर n-1 का कोफिशिएंट पूछेगा, तो आंसर क्या होगा? प्लस सिग्मा n। नोट कर लो। एग्जाम में आपकी क्या आता है कि x की पावर 99 का एक्सपेंशन बताओ, और x + 100 तक लिखा होता है, x + 100 तक लिखा होता है, तो आंसर क्या होता है? x + 99, x + 100 लिखा होता है, तो आंसर होता है सिग्मा 100। सिग्मा n का फॉर्मूला क्या होता है? n(+1/2). नोट करिए। सिग्मा 100 की वैल्यू क्या आएगी बताइए? सिग्मा 100 की वैल्यू क्या आएगी बताइए? पीडीएफ बेटा मिलेगी युगांडा में। तनीषा चौधरी बेटा कैसे हो? 2D से बेटा 10 क्वेश्चन आते हैं। संजय ठीक है, कोई इशू नहीं, पढ़ लो बेटा, हो जाएगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। वही है, जो बच्चे अच्छे हैं वो लगातार रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, लगातार समय को समझ रहे हैं, और लगातार पीडीएफ को बार बार लिख लिख के प्रैक्टिस कर रहे हैं, जिससे कि उनको अगली बार ना पढ़ना पड़े। और वही कुछ बच्चे गांजा मारे हुए हैं, उनको अभी लग रहा है ये यूट्यूब चल रहा है। बेटा प्रीमियम कंटेंट, बेहतरीन कंटेंट, ठीक है, एक बेहतरीन टीचर द्वारा एक बेहतरीन समय में आपको डिलीवर किया जा रहा है। इसका आप यूजेज अगर नहीं कर पाए तो आपसे बड़ा मूर्ख कोई नहीं। TR+1 TR+2 अगर एक्सपेंशन में किसके? 1 + x की पावर n के एक्सपेंशन में, 1 + x की पावर n के एक्सपेंशन में अगर TR+1 TR+2 कोई 3 टर्म है जो AP में है, जो है किसमें? AP में है। अगर TR+1 TR+2 3 टर्म AP में है इन द एक्सपेंशन ऑफ 1 + x की पावर n, तो ये जुगाड़ आप याद रखेंगे। क्वेश्चन कैसे बनेगा वो समझो। या तो ये n दे देगा या तो वो r दे देगा। जैसे मान लो n दे दिया उसने, n दे दिया, क्या दे दिया उसने? n दे दिया आपको 7, n दे दिया आपको 7। कहा 7, 1 + x की पावर 7 के एक्सपेंशन में 3 टर्म आपका AP बना रहे हैं, तो r की वैल्यू क्या होगी? TR की वैल्यू क्या होगी? तो 7 रखो, 7 + 2 9, 9 का स्क्वायर रूट 3, तो 7 ± 3/2, तो 5 और 2 आपका आंसर आ गया। ये हो गया आपका इंडिपेंडेंट टर्म निकालने का फॉर्मूला, जुगाड़ r = NP/P + Q। ये हो गया आपका x की पावर m का निकालने का फॉर्मूला। चलिए
APGP शुरू 11:10 लाइव शुरू कब हुआ था? क्वाड्रेटिक खत्म, कॉम्प्लेक्स खत्म, बाइनोमियल खत्म। लेट्स टॉक अबाउट APGP HP। देखो वैसे भी मैं अलजेब्रा को थोड़ा कम टाइम कम दे रहा हूँ क्योंकि अलजेब्रा को मैंने बहुत पढ़ाया है। मैं थोड़ा टाइम दूंगा उधर वाले सेक्शन में जो जहाँ थोड़ा सा वीक है आप लोग का मतलब सीक्वेंस एंड सीरीज। ठीक है, देखो ऐसा है APGP HP 3 लोग होता है। AP ढंग से पढ़ना, GP हल्का पढ़ना, SP 2 बातें पढ़ना, खत्म। ठीक है, मैं इसको अपने ढंग से पढ़ाता हूँ, जल्दी खत्म हो जाएगा। AP सबको पता है AP क्या होती है, 1 3 5 7 2 4 6 8 1 5 9 13 मेरा है ना, ये सारी AP होती है। सबसे पहले आपको इसका TN का फॉर्मूला पता होना चाहिए। वो क्या होता है, A + n-1 × D, जहाँ A फर्स्ट टर्म एंड नंबर ऑफ टर्म्स, D होता है कॉमन डिफरेंस। SN इसका फॉर्मूला क्या होता है, n/2 ब्रैकेट में 2 of A + n-1 × D। अच्छा ये L के बराबर भी होता है, तो इसीलिए यहाँ पे n/2 A + L भी लिखते हैं हम लोग। ठीक है, ये भी लिखते हैं। यहाँ से n बराबर निकालो तो क्या आएगा, तो आप बोलोगे सर L - A/D + 1, ये आएगा। यारी है ईमान मेरी। ठीक है, ये हो गया। अगर कोई 2 नंबर 3 नंबर दिए हों ABC में और आपसे कहा जा रहा है ये AP में है, तो होता है फॉर्मूला 2B = A + C। ठीक है, जो SN होता है AP में वो हमेशा AN² + BN फॉर्म का होता है, और TN निकालने के लिए SN का फॉर्मूला होता है SN - SN-1। वो अलग बात है, मैंने जुगाड़ सिखाया है आप लोग को। D निकालने के लिए हमेशा फॉर्मूला होता है TN - 1। SN जो होता है वो हमेशा क्वाड्रेटिक फॉर्म का होता है, और TN जो होता है वो हमेशा लीनियर फॉर्म का होता है। SN इज ऑलवेज क्वाड्रेटिक फॉर्म, और भी स्पेसिफिक क्वाड्रेटिक फॉर्म, यही फॉर्मेट होता है। और TN हमेशा लीनियर फॉर्म का होता है, यानी जिसकी डिग्री 1 हो। ठीक है, ये सारी बातें। इसके बाद ये था आपका AP। ठीक है, ये था आपका AP। अब AP में एक जुगाड़ होता है कि अगर आपको SN दिया हो, मान लीजिए 5n² + 13n, और आपसे TN निकालने कहा जाए, तो वैसे तो बहुत लंबा प्रोसीजर है। SN निकालो, SN-1 निकालो, दोनों को माइनस करो। TN ओरल कैसे निकलता है, 5 का डबल 10, 13 में से 5 गया 8, ये आपका आ गया TN। कैसे आ गया, इसको डबल कर दिया, 13 में से 5 गया 8। ठीक है, क्लियर है बात। चलो अब यहीं पे 2 जुगाड़ समझ लो। और अगर कोई 2 सीरीज दी हुई हो ऊपर नीचे, तो ऊपर मैं नीचे आओ बाहों में खींचे, और आपसे कहा जाए कि ये दिया हुआ है, चलो बताओ TN/T क्या आएगा, क्या बताओगे? आप कहोगे सर ये तो नाइंसाफी है, ये तो लाहौर बिला कुव्वत, ये तो बहुत गलत दिया हुआ है। क्या गलत दिया हुआ है सर? SN तो क्वाड्रेटिक भी होता है, आप तो यहाँ लीनियर लिखे हुए हो। भैया ये क्या है, ये रेशियो है। रेशियो में हमेशा रिड्यूस्ड फॉर्म होती है। मैं चाहूँ तो यहाँ 5n² + 11n 13n² + 12n लिख सकता हूँ, पर n निकाल के काट दिया है, इसलिए ऐसे लिखा। ओ या, तो 5 का दुगना 10, 10n 11 से 5 गया 6, 13 लिखा हुआ, 13 दुगना 26, 12 से 13 गया -1, तो TN/T आ गया ये क्या, 10n - 10n + 6 / 26n - 1। अच्छा मैं ये बोल रहा हूँ कि जो पहली सीरीज है इसे नाम दे दिया गया अल्फा सीरीज, इसे बोल दिया गया बीटा सीरीज। इधर देखो घोड़ा, अगर ऊपर वाली सीरीज को नाम दे दिया गया मैंने अल्फा सीरीज, और नीचे वाले को दे दिया गया बीटा सीरीज, तो ये बताओ कि अल्फा सीरीज का जो कॉमन डिफरेंस है और जो बीटा सीरीज का कॉमन डिफरेंस है, बड़ा कौन है? बैल हो तुम। अल्फा सीरीज का कॉमन डिफरेंस यानी स्मॉल d क्या होगा? जो TN में n का कोफिशिएंट होगा, हाँ कितना है 10। और बीटा सीरीज में कॉमन डिफरेंस क्या होगा? सर बीटा सीरीज में TN में जो n का कोफिशिएंट होगा वो, तो TN में n का कोफिशिएंट क्या 26। तो अगर मैंने बोला अल्फा सीरीज का जो कॉमन डिफरेंस है वो है d, और बीटा
का जो कॉमन डिफरेंस है वो है डी। बड़ा कौन है? तो आप बोलोगे सर ये बड़ा है। ये मैं इसलिए करवा रहा हूँ, ये अभी PYQ में आया हुआ क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो ये चीज़ समझ लीजिए। मैं एक बार और इसको अच्छे से समझा देता हूँ, एग्जाम में आया हुआ है ये। SN अपॉन S डैश n, ये दिया हुआ बेटा है ना, ये दिया हुआ है आपको 11n प्लस 13, और ये दिया हुआ 15n प्लस 20। आपसे क्वेश्चन ये पूछेगा, पहले तो ये शक्ल ऐसी होती नहीं है, शक्ल ऐसी होती है सम ऑफ n टर्म्स ऑफ फर्स्ट टू सीरीज इज रेशियो इज दिस। उनका नाम दे दिया गया सीरीज का A और B। फिर कहा गया कि इन दोनों सीरीज के फर्स्ट टर्म का रेशियो निकालो। तो फर्स्ट टर्म का रेशियो निकालने के लिए पहले आपको nth टर्म का रेशियो निकालना पड़ेगा, फिर n बराबर 1 डालना पड़ेगा। तो Tn क्या आएगा इसका? तो आप क्या बोलोगे Tn क्या आएगा? तो 22n प्लस 2, 30n प्लस 5। अब अगर मैंने आपसे कहा था फर्स्ट टर्म बताओ, फर्स्ट टर्म, तो n बराबर 1 देते हैं, ठीक है। अब मैं बोल रहा हूँ कि इसको देखकर जो पहली सीरीज ऊपर वाली सीरीज है उसका d क्या आएगा? तो आप बोलोगे 22 आएगा, और नीचे वाला d क्या आएगा? 30 आएगा। बड़ा कौन है? ये बड़ा है। खत्म कहानी, ठीक है। हमेशा याद रखना Tn का जो Tn अगर लिखा है, Tn में जो n का कोफिशिएंट है वही हमारा d होता है। या इसको ऐसे बोल लो कि जो Sn में n स्क्वायर का कोफिशिएंट है उसका डबल होता है, ठीक है। चलो GP। अच्छा AP में अगर हमको टर्म मानने होते हैं तो हम A प्लस D A प्लस 2D मानते हैं, है ना। 3 टर्म मानने होते हैं तो A माइनस D A प्लस D मानते हैं। 4 टर्म मानने होते हैं तो A माइनस 3D A माइनस D A प्लस D और A प्लस 3D मानते हैं, ठीक है। GP। अरे यारी है ईमान मेरा यार मेरी जिंदगी, चंद सिक्कों के लिए तुम न करो काम बुरा, हर बुराई का सदा होता है अंजाम, हर बुराई का होता है अंजाम बुरा, अंजाम बुरा। ऐसे इन्फिनिटी होता है A/1 माइनस R, जहां मॉडल की होती है 1 से छोटी। अब देखो Tn बराबर क्या है? AR की पावर n-1। Sn बराबर क्या है? ARn की पावर n-1। आप कहोगे सर यहाँ अगर R मान लीजिए 1 से बड़ा छोटा हो तो उसको पीछे उसको आगे ऑटोमेटिकली, ठीक है। अब आपके पेपर में सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन होता है ये GP ऑफ इनफाइनाइट सीरीज होता है A/1 माइनस R। अब मान लो आपसे कह दिया गया हो, कह दो ना मॉड आर की वैल्यू होती है 1 से छोटी होती है, मतलब -1 और 1 के बीच में होती है, ठीक है। देखा तुमको जब से बस देखा तुमको यारा, ठीक है। तुमसे कोई अच्छा, ये इस तरह से होती है। Tn आपको लिख ही दिया मैंने, ठीक है। अगर A B C हमारे GP में होते हैं तो फॉर्मूला क्या होता है? B² बराबर AC होता है, याद रखना। अब अगर B² बराबर AC होता है और कुछ नहीं होता। तीसरा आता है HP कुछ नहीं होता, उल्टा होता है बस। अब समझो सबसे ज़रूरी बात, AM GM और यचम हम अम गम हम। अगर कोई दो नंबर हैं A और B, उनका अर्थमेटिक मीन क्या होगा? A प्लस B बाई 2। उनका ज्योमेट्रिक मीन क्या होगा? रूट AB। उनका हार्मोनिक मीन क्या होगा? 2AB अपॉन A प्लस B। सबसे बड़ा कौन, फिर उससे बड़ा कौन? ये। तो ये रिजल्ट आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। और स्पेशली ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। A प्लस B का मिनिमा क्या? 2√AB 2√AB। A प्लस B का मिनिमा क्या? 2√AB, ठीक है। यहाँ से मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए आपके एनडीए में क्वेश्चन कई सारे बनते हैं, तो इनको याद कर लेना। हट जाओ, A प्लस B का हट जाओ बेटा, पूरा खोलो, टूट डालेगा भी कुछ। A प्लस B का मिनिमा क्या? 2√AB। देखो जैसे कुछ क्वेश्चंस मैं दे रहा हूँ, मैं चाहता हूँ इसका मिनिमा निकालें आप लोग, सभी लोग। पहला क्वेश्चन, और यही पेपर में आ गया सर, तो फिर क्या? अपनी तो जैसे तैसे थोड़ी ऐसे या वैसे कट जाएगी, आपका क्या होगा जनाबे आली, मुंह में गाली,
गाली हुजूर की तो लगती दुआओं जैसी। ना आए हो न आओगे, न फोन पे न रात की करारी चाय लबों से यूं पिलाओगे। 4 क्वेश्चन दिया जल्दी करके बता, इनका मिनिमा हुआ, इनका मिनिमा। पटना वाले कोई हैं, हमको पटना है। चलो, उम्मीद करता हूँ आपको 4 क्वेश्चन आ गया होगा। तो फॉर्मूला होता है a प्लस बी का मिनिमा 2√ab। तो अगर मैं पहले क्वेश्चन, अगर ये a है ये b है, तो 2 रूट के अंदर ab 3x इंटू 3 की पावर -x। तो अगर बेस सेम है, पावर ऐड होती है तो पावर 0 हो जाएंगी, 3 0 1, तो आंसर आ गया 2। पहले क्वेश्चन का आंसर आ गया 2। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन, बाकी दोनों जो है आप कर लीजिएगा आराम से, आ जाएगा आंसर। चलिए, तो आपका कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स ये होते हैं। SN अपॉन SN दिया होता है, तो TN अपॉन TM निकालना होता है। कैसे निकालते हैं देख लीजिए। तो n² अपॉन m², 2n-1 2m-1 हो जाएगा। ठीक है, SP दिया हो, SQ दिया हो, SP प्लस Q माइनस P प्लस Q होता है। ये GP है, ये सब बता चुका हूँ आपको मैं अभी। रूट्स अगर दिए हो तो क्या होता है, ये रिजल्ट्स आपको HP में नोट कर लेने हैं, ये आपके NDA में आते हैं, इस बार भी आएगा। ये 3 रिजल्ट्स, अगर A और B अर्थ 2 नंबर्स हैं जिनका हार्मोनिक मीन H है, तो 1 2 3 3 रिजल्ट्स हैं जिनको नोट कर लीजिए, जो आपको एग्जाम में सीधे आते हैं। इनको आप प्रूफ भी कर सकते हो। ABC में 3 नंबर लेने होते हैं तो आप 1 2 3 लेते हैं। ABC अगर GP में 3 नंबर लेने होते हैं तो 1 2 4 लेते हैं। ABC अगर HP में लेना होता है तो 632 लेते हैं, 6 3 2। 1 अपॉन H माइनस A प्लस 1 अपॉन H माइनस B बराबर 1 अपॉन A प्लस 1 अपॉन B। Sexy lady on the floor.
हाँ, अगर आपको AM और GM का रेशियो दिया हो M/N, अगर आपको AM और GM का रेशियो दिया हो M/N, तो नंबर्स, अगर आपको कोई दो नंबर है A और B, उसमें कहा गया है कि दो नंबर्स का अर्थमेटिक मीन ज्योमेट्रिक मीन का रेशियो दिया हुआ है M/N और आपको नंबर्स का रेशियो निकालना है। तो इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करते हैं हम लोग, M + √m² - n² अपॉन m - √m² - n²। ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ पॉलीगन n-20 होता है, ठीक है। ये 3 केस याद कर लीजिए। क्वेश्चन पे क्या आता है कि अगर x और y का अर्थमेटिक मीन ये है तो n की कौन सी वैल्यू पे होगा? तो अर्थमेटिक मीन 0 पे होगा, हार्मोनिक मीन -1 पे होगा, ज्योमेट्रिक मीन -1 पर। ऐसा नहीं, ये याद ही कर लो, रख के देख लेना। मान लो एग्जाम में यहाँ पे n+2 कर दे, n+2 कर दे, n+1 कर दे, n+1 कर दे, तो हर चीज़ एक चीज़ बढ़ जाएगी। तो थोड़ा देख कर, है ना। दो नंबर का अर्थमेटिक मीन क्या होता है? √8/2। चलिए नेक्स्ट चैप्टर, मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट। तो क्वाड्रेटिक कॉम्प्लेक्स बाइनोमियल APGP खत्म हो गया आपका 4। अब आता है 5वां चैप्टर, मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट। मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट पढ़ाने से पहले एक बार जरा बताओ मुझे, क्या हाउ इज द जोश? हाउ इज द जोश? जोश कैसा है जनाब का, क्या ख्याल है आपका? देखो नींद बहुत आती है यार मुझे। गोरी तेरी आंखें कहें कि तू रात भर सोई नहीं। चंदा, मतलब चंदा कौन? मयंक। चंदा ने भी देखा नहीं और तारे जानते हैं सभी। चलो कि मैट्रिक्स को पढ़ते हैं हम लोग। अब मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट बहुत ही आसान चैप्टर, और इसको मैंने अभी कुछ दिन पहले ही आपको बहुत डिटेलिंग दी है। ऑर्डर क्या होता है? रो और कॉलम, ठीक है। तो रो वर्सेस कॉलम, रो इनटू कॉलम। रो मैट्रिक्स क्या होती है? जिसमें सिर्फ एक रो हो। कॉलम मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ एक कॉलम हो। सिंगलटन मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ एक एलिमेंट हो। नल मैट्रिक्स जिसमें सब जीरो हो। डायगोनल मैट्रिक्स जिसके सिर्फ डायगोनल में एलिमेंट्स हो, बाकी सारे एंट्री जीरो हो। नंबर ऑफ जीरोस कितने होते हैं? n²/1/2 होता है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होती है? जिसकी डायगोनल में सिर्फ 1 हो, बाकी सारी एंट्री जीरो हो। स्केलर मैट्रिक्स वही वाली होती है। ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कौन सी होती है? 3 प्रकार की होती है। पहली होती है ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होती है, 3 प्रकार की होती है। पहली होती है अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, जिसके डायगोनल के ऊपर एलिमेंट होता है, नीचे जीरो होता है। लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, नीचे एलिमेंट होता है, ऊपर जीरो होता है। डायगोनल मैट्रिक्स ऊपर नीचे दोनों जीरो होता है। कोई मैट्रिक्स अगर सिंगुलर है तो उसकी डिटरमिनेंट वैल्यू 0 होती है, नॉन सिंगुलर है तो 0 नहीं होती है। कोई मैट्रिक्स सिमेट्रिक है तो A = 80 होता है। कोई मैट्रिक्स अगर ये सब बता चुका हूँ मैं आपको, अभी कुछ दिन 2 दिन पहले बताया था मैंने, तो अब याद होगा। ये देखो लिखा है सब लिखा भाई, सब। अगर ये सिमेट्रिक है तो कौन कौन सिमेट्रिक होगा, अगर ये स्क्यू सिमेट्रिक है, सब मजा आ गया नोट देखकर भाई साहब। बेताब सब लिखा हुआ है। किसी मैट्रिक्स को हम लिख सकते हैं उसके सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक के सम के बराबर। और कोई मैट्रिक्स है, एवरी मैट्रिक्स कैन बी यूनिकली एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक, सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक। हर्मिशियन मैट्रिक्स जो होती है वो सिमेट्रिक की तरह होती है, बस एंट्री उसमें कॉम्प्लेक्स की होती है। चलो एक क्वेश्चन तुमसे पूछता हूँ, देखो कितने लोग पढ़े लिखे हैं यहाँ पे जो मेरी बात मानते हैं। ये बात जिसने मेरी मानी होगी मैं मान जाऊंगा कि वो बच्चा बहुत अच्छा है और सिलेक्शन ले रहा है इस बार। ये मैट्रिक्स कौन सी होगी? जितनी होती है इडम्पोटेंट, इनवॉल्यूटरी, नीलपोटेंट, पीरियोडिक, ट्रांसपोज, फास्फोस, खासपोज, सब, ये कौन सी है? बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया, क्या बात है। कुछ बेटा नाम सोच के लिखो, कुछ भी मत लिख दो। क्या बात है, क्या बात है, वाह
बेहतरीन। बेटा 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 नाम लिखो, कुछ और मत लिखो। बहुत बढ़िया। चलिए, तो ये होती है हमारी, ये देखिए मैंने आपको यहाँ पे लिखवाया भी था, उसमें जब लिखवाया था, और यहाँ पे मेंशन भी कर दिया है कुछ चीज़ें, जैसे इडेम्पोटेंट मैट्रिक्स का एग्जांपल 1 0 0 0 0 0 0 1 और 1/2 1/2 1/2 1/2। ये 3 एग्जांपल हैं इडेम्पोटेंट मैट्रिक्स के। ए स्क्वायर बराबर ए, इसका डिटर्मिनेंट जो होता है वो 0 और 1 हो सकता है। ये मैं भूल गया था पर ये नहीं भूला, ठीक है। इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स ए स्क्वायर बराबर आई, यानी ए बराबर ए इनवर्स, ठीक है। इसका एग्जांपल 1 1, बाकी दोनों 0। आइडेंटिटी मैट्रिक्स नील पोटेंट, जिसमें एक एलिमेंट यहाँ हो बाकी सब 0 हो। ट्रेस, हर एक के जीवन में ट्रेस होता है, ट्रेस होता है मतलब सम ऑफ डायगोनल एंट्रीज। एडजॉइंट की सारी प्रॉपर्टी, स्पेशली रिवर्सल लॉ जरूर पढ़ लेना। इनवर्स कैसे निकालते हैं? एडजॉइंट ए अपॉन डिटरमिनेंट ए, एडजॉइंट ए अपॉन डिटरमिनेंट ए। हार के जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं। इनवर्स का इनवर्स ए होता है, इनवर्स का इनवर्स ए होता है, ठीक है। ट्रांसपोज का इनवर्स करो या इनवर्स ट्रांसपोज करो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। रिवर्सल लॉ यहाँ भी फॉलो होता है, याद रखिएगा। अब सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी आती है, सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी अब आते हैं ए एक्स बराबर बी। ए एक्स बराबर बी, इसे बोलते हैं नॉन होमोजेनस इक्वेशन, और ए एक्स बराबर 0 इसीलिए बोलते हैं होमोजेनस इक्वेशन। ए एक्स बराबर बी हम लोगों के सिलेबस में है। ए एक्स बराबर 0 का होमोजेनस सोल्यूशन का सोल्यूशन होता है ट्रिवियल सोल्यूशन बोलते हैं, ट्रिवियल सोल्यूशन बोलते हैं। और ए एक्स बराबर बी इसे बोलते हैं, पहला स्टेप क्या होता है, आप जब भी आपके एग्जाम में ऐसी 3 इक्वेशन दी हुई हो, ये मैट्रिक्स में नहीं दी होगी, ये सिंपली दी होगी, ये मैट्रिक्स से नहीं बना हुआ, ये ऐसी बना दिया बस, ये कोई साइन नहीं है, ठीक है। 3 इक्वेशन दी हुई है, आपको इन 3 इक्वेशन से सबसे पहले छाट लेना है ए एक्स और बी। दिस इज ए, पहला स्टेप। आप उसका डिटरमिनेंट निकालेंगे। डिटरमिनेंट अगर 0 नहीं आया तो नाचोगे, अपनी तो पाठशाला मस्ती की पाठशाला, अपनी तो पाठशाला, क्योंकि डिटरमिनेंट 0 नहीं आया तो मतलब वो मैट्रिक्स क्या है, यूनिक सोल्यूशन दे रही है। पर अगर 0 आया तो 2 घटनाएं घटेंगी। फिर आप क्या करोगे, आप एडजॉइंट ए इंटू बी निकालोगे। अब वो अगर 0 आ गया तो इन्फाइनाइट सोल्यूशन, अगर वो 0 नहीं आया तो नो सोल्यूशन। ये 3 केसेस होते हैं। अगर 2/2 की मैट्रिक्स दी हुई होती है तो उसका उसकी एसोसिएटेड क्वाड्रेटिक होती है, वो लिखा हुआ है, 3/3 के लिए लिखा हुआ है। बहुत बेहतरीन, ये देखो अगर कोई मैट्रिक्स दी हुई है, ये डायगोनल एंट्रीज ABC है, उसका इन्वर्स निकालना है तो कुछ नहीं करना होता है। अगर ABC है तो उसका इन्वर्स A इन्वर्स B इन्वर्स C इन्वर्स होता है। गजब भाई गजब नोट्स हैं यार, ये मैंने अभी पढ़ाया है, ठीक है। ये मैंने आप लोगों को लर्न करवाया था, ये वही है। मैट्रिक्स में टोटल इतना ही है। डिटरमिनेंट में कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो आपको याद होनी चाहिए। डिटरमिनेंट की 5 प्रॉपर्टीज हैं जो आपको याद होनी चाहिए। पहली प्रॉपर्टी कि अगर मान लीजिए हम ए का डिटरमिनेंट निकालना है और उसके ट्रांसपोज डिटरमिनेंट निकालना है तो सेम होता है। दूसरा, अगर हम किसी रो से एलिमेंट, अगर किसी हम डिटरमिनेंट मैट्रिक्स में हम एक नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो किसी एक रो में होगा या किसी एक कॉलम में होगा। दूसरा, तीसरा, अगर 2 रो आइडेंटिकल होती हैं या 2 कॉलम आइडेंटिकल होते हैं तो उसकी डिटरमिनेंट वैल्यू 0 होती है। चौथा, अगर हम 2 रो को आपस में इंटरचेंज करते हैं या 2 कॉलम को आपस में इंटरचेंज करते हैं तो माइनस का अंतर, माइनस आता है। अगर हम n नंबर ऑफ टाइम्स इन्वर्जन्स करते हैं, n नंबर ऑफ टाइम्स हेरा फेरी करते हैं, तो अगर n ऑड है तो माइनस आएगा, इवन है तो प्लस आएगा। हे भगवान, आज नींद बहुत आ रही है मुझे, आँखें नहीं खुल रही है। जो आपका मैट्रिक्स खत्म, अलजेब्रा खत्म, ठीक है। मैट्रिक्स खत्म, अलजेब्रा खत्म, कर लो रिवीजन हमसे तेज। 2D शुरू हो गया तो चलो 2D भी खत्म हो जाएगा। टॉकिंग अबाउट 2D, 2D में सबसे पहले 2 पॉइंट अगर दिए होते हैं, एक बार सब लोग लिख दो हर हर महादेव, एक बार सब लोग लिख दीजिए हर हर महादेव, तब हम आगे बढ़े। सर नोट्स कहाँ मिलेंगे? अबे तुम हमसे पढ़ लो बे, नोट्स से कम ना पढ़ो, नोट्स नहीं मिलेंगे, ये नोट्स तो बिल्कुल नहीं मिलेंगे। ये नोट्स दुआ करो लड़की रिकमेंड हो जाए तब मिलेंगे किसी को भी,
चलिए, हर हर महादेव हो गया, आगे बढ़ते हैं। अबे रिवीजन लेवल देख रहा भाई साहब, अलजेब्रा का रिवीजन हो गया अलजेब्रा का रिवीजन हो गया, मैट्रिक्स का रिवीजन हो गया, 2D का खत्म हो जाएगा अभी, फिर अबे बस 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 अभी देखो खत्म, सिलेबस ही खत्म, 15 पन्नों पे आ चुका हूँ मैं। 2D में बच्चों अगर 2 पॉइंट पहले तो AC धीमा करो, सारे को बंद करो AC का, और नींद आ रही है इससे हमको। इस दुनिया में अगर AC ना हो तो क्या होता। हाँ तो भैया देखो ऐसा है कि अगर हमारे पास 2 पॉइंट दिए हुए हैं और उनकी बीच की दूरी निकालनी है तो सबसे पहले फॉर्मूला हमारा क्या होता है, रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब अगर मान लीजिए कि बहुत सीधी सी बात है, ये प्रॉपर्टी जो है बेटा, प्रॉपर्टी ऑफ सम ज्योमेट्रिक एक्सप्रेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, कि अगर कभी भी हमारा ABC दिया है और AD क्या है, हमारा मीडियन दिया हुआ है, तो ये प्रॉपर्टी आप अपने कॉपी में नोट कर लो इधर, ये मैं भी भूल जाता हूँ कभी कभी। AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर बराबर ट्वाइस ऑफ AD स्क्वायर BD स्क्वायर, AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर, BD और CD बराबर है तो दोनों हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं। ये प्रॉपर्टी चारों में से कोई 3 चीज दे देगा, चौथी निकालने को कहेगा, ठीक है। अब ट्राइंगल मैं बताता हूँ आपको ऐसे ओरली। ट्राइंगल जो होता है बेटा, अगर मैं भुजाओं के आधार पर लूँ, साइड्स के आधार पर लूँ, तो स्काइलीन ट्राइंगल होता है जिसकी कोई साइड बराबर नहीं होती, आइसोसेलेस ट्राइंगल होता है जिसकी 2 साइड बराबर होती है, इक्विलैटरल जिसकी 3 साइड बराबर होती है। एंगल बेस पे लूँ, एक्यूट एंगल ट्राइंगल जिसके तीनों कोण 90 से कम होते हैं, ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल जिसका एक कोण 90 से बड़ा होता है, और राइट एंगल ट्राइंगल जिसका एक कोण 90 होता है, ठीक है। क्लियर हो गई बात। अब जब ट्राइंगल की बात आ ही गई है तो सबसे पहले बात कर देते हैं कि एरिया के फॉर्मूले क्या क्या होते हैं। तो आप कहोगे सर एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला सबसे पहला हमने 2D में पढ़ा है सर, ये x1 x2 x3, हाँ, y1 y2 y3, हाँ, 1 1 1, ये पढ़ा है हमने सर, ये पढ़ा है हमने एरिया ऑफ ट्राइंगल। और जब 3 पॉइंट एक ही रेखा में होते हैं, कोलिनियर होते हैं, तो यही वैल्यू 0 आती है, ठीक है। दूसरा फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा है, हाफ बेस इनटू हाइट, ये भी फॉर्मूला पढ़ा है हमने। और क्या पढ़ा है हमने, रूट के अंदर s माइनस a s माइनस b s माइनस c, और क्या पढ़ा है हमने, और पढ़ा हमने हाफ AB साइन c, और क्या पढ़ा हमने, और हमने पढ़ा है √3/4 A स्क्वायर, और क्या पढ़ा हमने, क्यों बताएं क्यों क्या पढ़ा हमने, ये हमने पढ़ा, ये हमारी बात, तुम नहीं बताएंगे, ठीक है। खैर सेंट्रॉइड के फॉर्म, सेंट्रॉइड कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं आपको पता, इन सेंटर क्या होता है, सेंट्रॉइड क्या होता है, सब समझा चुका हूँ आपको, सारे फॉर्मूले हैं, सेक्शन फॉर्मूला होता है। 2 बिंदुओं के बीच की दूरी निकालने का फॉर्मूला, 2 पैरेलल लाइन अगर हैं आपस में तो उनके बीच की दूरी निकालने का फॉर्मूला ये होता है, ठीक है। एक पॉइंट है और एक लाइन की परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला ये होता है। ओरिजिन से निकालेंगे तो ये 0 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा। एक बार आप नोट कर लीजिए, जिसको भी जो भी नोट करना हो उस पर। बेटा PDF मिलेगी नहीं आपको, इसलिए बोल रहा हूँ, नोट कर लो। स्लोप निकालने का फॉर्मूला होता है m बराबर tan थीटा अगर थीटा दिया हो, m बराबर d/x दिया अगर कर्व दिया हो, m बराबर y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 अगर हमें 2 पॉइंट्स दिए हो, m बराबर माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y अगर ax प्लस b प्लस c दिया हो। और अगर लाइन पैरेलल होती है तो स्लोप बराबर होते हैं, अगर लाइन परपेंडिकुलर होती है तो m1 m2 बराबर -1 होते हैं। दो लाइन है उनके बीच के एंगल निकालने का फॉर्मूला होता है मॉड m1 माइनस m2 पर 1 प्लस m1 m2। अब मान लीजिए कि कोई आपकी इंटरसेप्ट फॉर्म है x अपॉन a प्लस y अपॉन b बराबर 1, तो a और b क्या होते हैं, इंटरसेप्ट होते हैं, y बराबर m प्लस c या ये सारी फॉर्म होती है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्म होती है x अपॉन a प्लस y अपॉन b बराबर 1, x cos अल्फा प्लस y अल्फा, दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्म होती है। कंडीशन ऑफ कॉन्ग्रुएंसी आपके एग्जाम में नहीं आती, छोड़ दीजिए। फुट ऑफ द परपेंडिकुलर और मिरर इमेज, फुट ऑफ द परपेंडिकुलर और मिरर इमेज का ये फॉर्मूला होता है बेटा, ये आपको लर्न होना ही चाहिए। फुट ऑफ द परपेंडिकुलर और मिरर इमेज का फॉर्मूला होता है जो आपको याद होना ही चाहिए। बहुत बढ़िया। नहीं नोट्स नहीं मिलेंगे बेटा, ये हम देंगे नहीं देंगे हम, इसके पैसे पड़ेंगे मजाक कर रहा हूँ, पैसे मत दे देना। अगर आपको एक लाइन है जिसका मिड पॉइंट दिया हुआ है तो ये होती है इक्वेशन, ये सब बता चुका हूँ आपको मैं,
सिर्फ आपको रिकैप्चुलेट करवा रहा हूँ, इसलिए ये मत सोचो कि सर भगा क्यों रहे हो आप। ये सब मैंने आपको एक्सप्लेन किया पूरा पूरा। अगर मिड पॉइंट दिया हो तो लाइन की इक्वेशन क्या होती है ये, और एरिया क्या होता है ये। अगर सेंट्रॉइड दिया हो तो लाइन की इक्वेशन क्या होती है ये, और एरिया क्या होता है ये। अगर आपको ओरिजिन से लाइन में परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया है पी, और इंटरसेप्ट ए बी में संबंध पूछना है तो 1/p² 1/a² 1/s², इसको सॉल्व कर लिया, p बराबर ab/√a² b² आ गया। ये आज तक नहीं पूछा गया, पूछा जाएगा बच्चा कर नहीं पाएगा, इसलिए इसको तैयार कर लीजिएगा। अरे दादा, अगर a + ib अपॉन c + id अगर ये प्योरली इमेजिनरी होते हैं तो एक जुगाड़ मैंने बनाया था अभी, bd + ac = 0। ये जगह निकलती कहाँ से है, ये नोट्स के बाद जगह कहाँ बचती है इतनी सारी इसके पास। bd + ac = 0, ये जुगाड़ बहुत तगड़ा जुगाड़ है भाई साहब, बहुत तगड़ा जुगाड़ है, जो मुझे भी याद नहीं हुआ अभी तक। हम तो अभी भी निकालते हैं, ऊपर का स्लोप नीचे का स्लोप मल्टीप्लाई -1, तो bd + ac, बीड़ी जलैले जिगर से पिया, जिगर में बड़ी आग है। सेंट्रॉइड का फॉर्मूला, इन सेंटर का फॉर्मूला आपको निकलवाना सिखा चुका हूँ। ये कल पढ़ा है, नहीं वो पुराना वाला। अच्छा है, इंटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन ऑफ n साइड n-2/2 पाई। ठीक है, अब देखिए हाँ, ये आपके एग्जाम में नहीं आएगा, आपके एग्जाम में यहाँ से आता है। कोई द्विघात समीकरण है x² + y² + 2gx + 2fy + c = 0। इसके सेंटर कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, -g - f। रेडियस क्या होती है, √g² + f² - c। अब अगर ये r पॉजिटिव है तो सर्किल को बोलते हैं रियल सर्किल, अगर r 0 है तो इसे बोलते हैं नो सर्किल, और अगर नेगेटिव है तो इसे बोलते हैं इमेजिनरी सर्किल। नो सर्किल नहीं बोलते बेटा, ये कुछ शब्द नहीं होता, इमेजिनरी सर्किल। और अगर ये 0 तो ये पॉइंट सर्किल होता है, इमेजिनरी सर्किल होता है, इमेजिनरी सर्किल होता है। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। x इंटरसेप्ट जो होता है 2√g² - c होता है, y इंटरसेप्ट जो होता है 2√f² - c होता है। अगर x अक्ष को टच कर रहा है तो वो भी लिखा होगा, g² = c होता है, अगर y अक्ष को टच कर रहा है तो f² c होता है। ये 2020 का पढ़ाया हुआ है मेरा। कंडीशन ऑफ ऑर्थोगोनैलिटी, अगर दो सर्किल आपस में एक दूसरे को अगर आपस में दूसरे को टच कर रहे हैं तो सर्किल टच नहीं करते, उनकी टेंजेंट्स टच करती है। परपेंडिकुलर जो बनता है वो उनकी टेंजेंट्स का बनता है, ये समझाया था मैंने, ये वही है। तो ये कंडीशन होती है 2f1f2 + 2f1f2 + g1g2 = c1 + c2। वाह साहब, मानना पड़ेगा। अगर एक कोई कर्व दिया हुआ है और एक पॉइंट दिया गया है, वो पॉइंट कर्व के अंदर है, कर्व के बाहर है, कर्व के ऊपर है। अगर रखने पर 0 आ रहा है, अगर रखने पर 0 आ रहा है तो कर्व के ऊपर है, अगर रखने पर पॉजिटिव आ रहा है तो आउटसाइड है, नेगेटिव आ रहा है तो इनसाइड है। इस बच्चे ने 2 साल के मेरे नोट्स बनाए पूरे। कुछ चीज़ें जैसे इसके ऊपर ऑर्थोगोनैलिटी जो है ये मैंने 2020 वाले बैच में पढ़ाई थी, इसने यूट्यूब पे देखा है, क्योंकि वो मैंने 2 साल से पढ़ाया नहीं है। कभी भी इसलिए होते हैं सर्किल ऑर्थोगोनल होते हैं, तो सर्किल ऑर्थोगोनल नहीं होते हैं, उनकी टेंजेंट्स ऑर्थोगोनल होती है। ये इनके पीछे एंगल 90 होता है। ये तभी हम पढ़ाते थे, हम पढ़ाते नहीं हम। लेंथ ऑफ टेंजेंट्स √s1, ये सब तभी का पढ़ाया हुआ है, हम पढ़ाते नहीं हमें। कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स, इसका सेंटर सेम होता है। ठीक है, टेंजेंट्स, सम स्पेशल टच। देखिए, अगर मान लीजिए x को टच कर रहा है तो h k हो जाएगा, y कर रहा है तो h k h हो जाएगा। ठीक है, ये आप ना तैयार करें तब भी कोई दिक्कत नहीं है, ये आप बना लेंगे अपने एग्जाम में। अगर कभी भी कोई सर्किल ओरिजिन से पास हो रहा है तो उस सर्किल की इक्वेशन में कांस्टेंट टर्म नहीं आता है। पीडीएफ नहीं मिलेगी भाई साहब, बहुत ये 2 साल की बच्ची की मेहनत है। ये बच्ची इस बार हमारे यहाँ ऑफलाइन आई है, पर 2 साल से ये यूट्यूब से पढ़ रही है, तो इसने मेरे यूट्यूब को जहाँ जहाँ जो ऐप में जहाँ जो मैंने पढ़ाया है उसे सब संकलित कर लिया है। इतना बेहतरीन तो मैं खुद नहीं कर पाया हूँ आज तक। पीडीएफ नहीं मिलने वाली अभी, पीडीएफ भी दे दो सर। ऐसा लग रहा है जैसे मेरे पास हो सेम यही सर, मैंने 3 साल के बनाए हैं आपको, जब आप वाइट बोर्ड पर पढ़ाते थे। ऋतिक भेजना है नोट्स अपने वाले भी,
ऋतिक तुम अपने नोट्स भी मुझे भेज देना, मैं देखूंगा। ये होती है मेहनत, ये है कमाई। अच्छा, तभी तो लोग सालों को इतना आता है। अब होता क्या है ना बेटा, हर बैच में जब हम पढ़ाते हैं तो कुछ चीज़ें चेंज करते रहते हैं, थोड़ी बहुत कुछ चीज़ें हटा देते हैं, कुछ चीज़ें बढ़ा देते हैं। तो जो बच्चा लगातार 3-4 बैचें से पढ़ा है ना, उसने क्या किया, 3-4 बैचें से मतलब ये नहीं होता, जैसे कई बच्चे कहेंगे क्या जब पैदा होते एनडीए दे रहा था। अरे भैया, कुछ लोग के 4 अटेम्प्ट होते हैं, कुछ लोग एनडीए की अटेम्प्ट आने से पहले से ही तैयारी करना शुरू कर देते हैं, तो ऐसा भी होता है। कुछ बच्चे ऐसे हैं जो 10th, अभी भी मुझे जानता हूँ मैं, जो 10th से एनडीए मेरे से पढ़ रहे हैं, 10th क्लास से एनडीए पढ़ रहे हैं, अब वो एलिजिबल पहली बार हुए हैं। वो कह रहे हैं सर 10वीं से मैं आपको फॉलो करूँ, आपका व्हाइट बोर्ड था। हमने कहा हाँ भैया, जब व्हाइट बोर्ड था, कितनी बार बोलोगे व्हाइट बोर्ड था? व्हाइट बोर्ड अभी भी है मेरे पास। 2 सर्किल है, अगर एक दूसरे को एक्सटर्नली टच नहीं कर रहा है तो C1 C2 जो होता है वो ग्रेटर देन R1 + R2 होता है, ठीक है। नंबर ऑफ कॉन्टैक्ट्स 4। बाप रे बाप। चलिए 3D बढ़ते हैं अब। तो 2D की कहानी से रहती थी आपकी, 2D में इसके सिवा कुछ ना पढ़िएगा, 3D पढ़ते हैं। 3D में क्या, अगर 2D में तुमने अगर कार्टेशियन सही से पढ़ लिया है तो सब कुछ 3D में भी होता है। वहाँ 2 पॉइंट है, यहाँ 3 पॉइंट है, वहाँ मिड पॉइंट है, यहाँ मिड पॉइंट है। डायरेक्शन रेशियो, डायरेक्शन क्वेश्चन क्या होता है, अगर एक पोजिशन वेक्टर हम इंट्रोड्यूस करते हैं एक 3D प्लेन में, हम एक पोजिशन वेक्टर इंट्रोड्यूस करते हैं, वो x के साथ, y के साथ, z के साथ अल्फा बीटा गामा एंगल बनाता है, तो उन्हीं की कोसाइन को हम डायरेक्शन कोसाइन बोलते हैं, कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा बोलते हैं, ठीक है। तो ए बी सी हमारा डायरेक्शन रेशियोज है, तो एल एम एन हमारा डायरेक्शन कोसाइन है, ये होता है इनका संबंध। ये बेटा आप नोट कर ले कॉपी में। बेटा ये पेड पीडीएफ भी नहीं दूंगा मैं इसको, उसको पैसे पे भी नहीं दूंगा। कह रहे हैं सर पैसा ले लीजिए पर पीडीएफ दे दीजिए। हाँ जो नहीं, हम कुछ नहीं लेते बेटा, ऐसे नहीं काम करते हम। लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दो भैया। पांडा मॉडरेटर इज ऑन द हाउस। पांडा मॉडरेटर आ गया मेरा। लाइक सब्सक्राइब शेयर करिए, वरना खाना नहीं खाता वो। चलिए, तो ये हो गया आपका डायरेक्शन कोसाइन डायरेक्शन रेशियो। चलिए अब एल एम एन अगर डायरेक्शन हमारे को वो है तो इनका संबंध क्या होता है, L² + M² + N² / 1, और इसी को हम कॉस अल्फा लिखते हैं। ये रिजल्ट आपके एग्जाम में आ चुका है। साथ ही में पता नहीं कैसे छूट गया इस बार इसके हाथ से, अब मैं लिखूंगा इसमें cos 2 अल्फा + cos 2 बीटा + cos 2 गामा। क्या होता है इसका रिजल्ट? कहाँ लिखा है? नहीं लिखा है। इसका रिजल्ट क्या होता है ना? हाँ, cos 2 अल्फा होता है 2 cos स्क्वायर अल्फा -1, 2 cos स्क्वायर बीटा -1, 2 cos स्क्वायर गामा -1, तो 2 - 3 यानी -1। ये चलो एक छूट गया उससे। हमने 3 लोग को दिया था नोट्स कि इसमें देखो क्या छूटा है, बेचारे को कहे हमको सर 10 चीज़ें नहीं मिल गई। अगर हमारा इक्वल इंटरसेप्ट होते हैं LMN तो वैल्यू क्या होती है, +-1/√3 +-1/√3। ऐसा एग्जाम में नहीं आएगा, एग्जाम में ऐसे आता है लिख के 1/√3 कॉमा +-1/√3 है। क्या बताऊं। दो रेखाओं के बीच का एंगल निकालने का फॉर्मूला ये होता है, ठीक है। दो रेखाओं के बीच का एंगल निकालने का फॉर्मूला ये होता है। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। दो लाइन अगर आपस में परपेंडिकुलर होती हैं तो A1 A2 + B1 B2 + C1 C2 = 0। पैरेलल होती हैं तो A1/A2 = B1/B2 = C1/C2 होता है, ठीक है। एक एक बात नोट कर डाली मेरी इसने। ये सब मैंने ओरली दिया था कि शॉर्टेस्ट ऐसे निकालते हैं। 19 के बाद ये 21 वाले में था शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 लाइन्स। अभी आता ही नहीं सिलेबस में बच्चों, अब ये ना पढ़ना, ये नहीं आता इंडिया में। मैंने 21 से पढ़ाया था, फिर तब से 21 के बाद से मैंने देखा जब पेपर में आता ही नहीं क्यों पढ़ा हूँ मैं। इंटरसेप्ट फॉर्म x/a + y/b / c, ठीक है। ज़्यादा पढ़ा दिया।
हाँ ये आपको पढ़ना है, आपके लेवल का है ये। इक्वेशन ऑफ अ प्लेन, अगर कभी कोई आपसे कहे कि पैरेलल टू वाईजेड प्लेन है या परपेंडिकुलर टू एक्स प्लेन है, कभी भी क्वेश्चन में लिख के आ जाए कि पैरेलल टू वाईजेड प्लेन या परपेंडिकुलर टू एक्स प्लेन, दोनों में से कोई भी एक भाषा आ जाए, पैरेलल टू वाईजेड प्लेन और पैरेलल टू एक्स प्लेन, क्या हो जाएगा? x बराबर a। अगर ए बी सी है तो सिमिलरली पैरेलल टू वाईजेड प्लेन बोले या परपेंडिकुलर टू एक्स वाई एक्सिस बोले, y बराबर a। ये तीनों ही चीज़ें आप लोग को पढ़ के रखनी है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो चीज़ें 2D में हमने पढ़ी सब कुछ इसमें भी होती है। देखो जैसे 2D में तो पढ़ा नहीं था तुमने, एक पॉइंट है, एक लाइन की बीच दूरी a x और b y x, वैसे इसमें भी होती है प्लेन और पॉइंट की बीच दूरी, ये होती है। गलत लिखा है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ प्लेन, ये होगा, स्पेयर नहीं होगा वहाँ पे। चलिए ठीक है, तो इस तरह आपका 2D भी खत्म। खैर ये हुआ पहला पार्ट आपका खत्म, ठीक है। सेकंड पार्ट मिलेंगे हम लोग 7 बजे शाम को, 7 से लेकर 10 बजे तक जितना भी बचा हुआ है खत्म कर देंगे। अब मेरी बात बहुत ध्यान सुनो, 11:51 हो रहा है, यानी 2 घंटे मैंने आपके लिए हैं। 2 घंटे के अंदर अंदर आपको मैंने क्या क्या पढ़ा दिया है। देखो सबसे ज़रूरी चीज़ इस वक्त क्या पता है, टाइम वेस्ट ना हो। अभी टाइम वेस्ट होगा क्योंकि मैं अभी हल्का सा लो हो गया हूँ। आपका अलजेब्रा क्वाड्रेटिक कॉम्प्लेक्स बाइनोमियल लिख दे रहा हूँ मैं, क्वाड्रेटिक खत्म, कॉम्प्लेक्स खत्म, बाइनोमियल खत्म, एपीजीपी खत्म, मैट्रिक्स खत्म, डिटर्मिनेंट खत्म, 2D खत्म, सर्किल वाला पार्ट खत्म, ठीक है। उसके बाद ये अभी क्या 3D खत्म, इन जस्ट 2 आवर्स, 2 घंटे के अंदर आपका इतना पार्ट खत्म कर दिया मैंने। और अब जब शाम को मैं आऊँगा इससे भी तगड़ा पढ़ाऊँगा। शाम वाला अलग होगा, देखो सुबह मेरी एनर्जी कम होती है क्योंकि सुबह, हालांकि सुबह मैं उठ के आया होता हूँ पर मैं सोया नहीं होता हूँ। अभी शाम को मैं आऊँगा सो कर आऊँगा। तो 7 से 11 लाऊंगा, और उसमें मैं आपको कौन सी PDF कराने वाला हूँ वो भी मैं, अगर यहाँ पढ़ी होगी तो मैं दिखा देता हूँ आपको, थोड़ा सा आइडिया मिल जाएगा कि उसमें मेरा उसमें पर्सपेक्टिव क्या होगा। इस वर्ल्ड लाइफ में मेरा पर्सपेक्टिव था थ्योरी पढ़ाना। क्या हो गया? अरे बाहर रुको, मैं आ ही रहा हूँ बाहर ही। अब अगले वाले मेरा होगा ये, आपको दिखा देता हूँ PDF। जैसे अभी आपने ये PDF देखी, आप हैरत तक ये जो गए, अब मैं ये PDF कराऊंगा क्वेश्चन। ये देखो जैसे ये क्या है क्वेश्चन, बेटा इसे कैसे करना था, जुगाड़ से करना था। ये देखो ये क्वेश्चन रहेगा, ये जुगाड़ होगा, ये क्वेश्चन होगा, जुगाड़ होगा, क्वेश्चन होगा, जुगाड़ होगा। अब जैसे आपको मैट्रिक्स के क्वेश्चन कैसे जुगाड़ से करने हैं, अब लास्ट मिनट में कंसेप्ट सब पढ़ा चुका मैं आपको, कंसेप्ट सब पढ़ा चुका आपको मैं। अब मैं आपको सिखाऊंगा सीधे जुगाड़ लगाना, ठीक है, कि कंसेप्ट के साथ जुगाड़ कैसे लगाते हैं, क्या करते हैं। 7 बजे शुरू करूंगा। पहले क्या पढ़ाऊंगा जल्दी से बता देता हूँ पर मैं। अब जब 7 बजे मैं आऊँगा सबसे पहले मैं क्या पढ़ाने वाला हूँ, वेक्टर। उसके बाद मैं क्या पढ़ाने वाला हूँ, स्टैटिस्टिक्स। वेक्टर फॉलोड बाय स्टैटिस्टिक्स फॉलोड बाय कैलकुलस, सॉरी, अच्छा चलो ठीक है, फॉलोड बाय मैट्रिक्स सर आप पढ़ा चुके हो, हाँ मुझे पता है, पर क्या मुझे पढ़ाना है ये मुझे पता है। मैट्रिक्स में एक चीज़ ऐसी पढ़ानी है जो एग्जाम में सीधे आएगी परसों, ठीक है। इसके बाद है क्या, परसों, हाँ फिर सीधे पढ़ाऊंगा प्रोबेबिलिटी खट से। प्रोबेबिलिटी के बाद क्या बचा, कुछ नहीं बचा, फिर ख़त्म हो गया सिलेबस। हाँ तो शाम को 7 बजे मिलते हैं। तब तक अभी सुनो, कितना बज रहा है, 12 बज रहा था ना, 12 बज रहा है। जाओ मॉक दो, 1-2 मॉक दो अपने आप। मॉक देखिए, देखो जिसका कमज़ोर पार्ट है वो मॉक एक ही दे, जिसका ठीक ठाक हो चुका है। जैसे ऋतिक तुमको तो मैं ये बोलूँगा कि अगर तुम्हारा GAT रिवीजन अच्छे से हो चुका है तो सिर्फ अब मॉक दो, 3 मॉक, अभी से लेकर 3 मॉक दे दो, 2 मॉक एक साथ दे दो, मतलब 240 क्वेश्चन एक साथ कर दो तुम। अभी 12 बज रहा है, 10 मिनट का ब्रेक लो, बैठ जाओ। जिनकी मैथ अच्छी है वो 240 क्वेश्चन एक साथ करिए, प्रेशर और डालिए अपने ऊपर। 4 घंटे, 12 से 4 मॉक दीजिए मैथ्स का, फिर 4 से 6 एनालिसिस करिए क्या होता है। 7 बजे मैं फिर आऊँगा, बचा कुछ पढ़ा डालूंगा, बात खत्म। पर ये उनके लिए जिनका GAT रिवाइज हो चुका है, जिनका GAT रिवाइज नहीं हुआ है, अगर आज आपको रिवाइज करना है तो सिर्फ और सिर्फ अब से लेकर एग्जाम तक आपने को जितनी ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी रिवाइज करनी थी कर चुके। अब मेरे हिसाब से आपको रिवाइज करना चाहिए सबसे पहले फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इंग्लिश, करंट अफेयर। ऑर्डर क्या होना चाहिए, सबसे पहले करंट अफेयर सबसे ज़्यादा पढ़ो, फॉलोड बाय फिजिक्स, फॉलोड बाय केमिस्ट्री, फॉलोड बाय इंग्लिश की वोकैबुलरी, फॉलोड बाय बायोलॉजी, फॉलोड बाय ग्रामर है। वोकैब में तो क्या, ठीक है।
इस ऑर्डर में पढ़ना चाहिए, ज्योग्राफी तुम डाल सकते हो उसमें बस। अगर ये सब तुम्हारा हो चुका है, अब देखो एक बात ये होता है, लाओ फिर से कर ले, फिर से मत करो, कभी भी तुम्हें सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन 100% नहीं मिलने वाला, 100% नहीं मिलेगा आपको, 70% 75% मिलेगा, ठीक है, इट्स ओके। खुद के कलेजे को स्ट्रॉन्ग करो, कहो हाँ भाई हो गया, पढ़ लिया, ठीक है। और अब घपाघप मॉक लगाओ, ठीक है। जहाँ तक बात रही ये 100 PDF की है, वो तो मैं मिलूंगा, दूंगा नहीं, नहीं नहीं मैं नहीं दूंगा, मजाक नहीं कर रहा हूँ, कमेंट में मत लिखना, मैं नहीं दूंगा, क्यों, मेरा मन नहीं है। और कौन सी PDF दूंगा, दूसरी वाली दूंगा, ठीक है। तो दैट्स इट, है ना। व्हाट एल्स, क्या वजह, चलो बाय, मिलते हैं, बाय।